नमस्ते दोस्तों, स्वागत है टेल हब में आपकी पसंदीदा हिंदी ऑडियो नॉवेल्स की दुनिया में। एक्शन हो, रोमांस हो, मिस्ट्री या फैंटेसी, हर दिन यहाँ मिलता है नया एपिसोड। अगर आप कहानियों के दीवाने हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि टेल हब पर हर कहानी होती है एक ब्लॉकबस्टर। डिस्क्लेमर, यह कहानी पूर्ण रूप से कल्पना पर आधारित है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना के उत्पाद हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से मेल केवल संयोग हो सकता है। यह सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 61 खोया हुआ। वांगचू का दिल कड़वा था। यह स्पष्ट था कि ये भेड़िया समूह, जो हमेशा पहाड़ों में रहते थे, मनुष्यों के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखते थे। इसके विपरीत, उनकी आंखों में वांगचू स्पष्ट रूप से क्रोध देख सकता था। दौड़ना। वांगचू ने किंगवेन को खींचा, एक अंतर पाया और तुरंत वापस भाग गया। अल्फा वुल्फ ने धीमी आवाज में गुर्राहट की और अन्य भेड़िए अचानक वांगचू और किंगवेन पर टूट पड़े। यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया, इस बार यह सचमुच खत्म हो गया। किंगवेन की आंखों में केवल भय और निराशा थी। इतने सारे भेड़ियों के आक्रमण के बाद वे कैसे बच सकते थे? इसके अलावा, यह जंगल मूलतः भेड़ियों का क्षेत्र था, तो वे भेड़ियों के झुंड से कैसे बच सकते थे? बड़े भाई, आप अकेले ही भागो, अगर आप मुझे ले गए तो बच नहीं पाओगे, किंगवेन ने अपने होंठ काटते हुए कहा। वांगचू मुस्कुराया, ये सिर्फ भेड़ियों का झुंड क्या है? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, और मैं तुम्हें जरूर वापस ले जाऊंगा, ज्यादा लंबी बातें मत करो। इस समय, उनके सबसे निकट का भेड़िया पहले ही उन पर हमला कर चुका था। किंगवेन की आंखों में भय का भाव दिखाई दिया। लेकिन तभी, वांगचू ने अपने दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी घुमाई। तेज धार वाला हथियार ऊपर से नीचे की ओर आया और भेड़िए के शरीर को अदम्य बल से काटता गया। भेड़िए ने एक हृदय विदारक चीख मारी और उसका शरीर तुरंत फट गया, खून और लथपथ। दर्द से कराहता हुआ जंगली भेड़िया लगातार जमीन पर चिल्ला रहा था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी जब वह वांगचू को देख रहा था। वांगचू पहले से ही अविश्वसनीय रूप से मजबूत था और अत्यंत तेज धारदार हथियार के साथ, जब तक भेड़ियों का झुंड एक साथ उस पर हमला नहीं कर देता, उसे पूरा विश्वास था कि यदि एक भेड़िया आए तो वह एक को काट सकता है, यदि दो भेड़िया आए तो दो को, और यदि तीन भेड़िया आए तो खैर, तब तो उसे बस भागना ही होगा। हालांकि, वांगचू के कदम ने भेड़ियों के झुंड को डरा दिया, लेकिन इससे उनकी क्रूरता भी भड़क उठी। अल्फा वुल्फ ने धीमी आवाज में गुर्राहट की और अन्य भेड़ियों ने भी अपनी गति धीमी कर दी और वांगचू को चारों दिशाओं से घेरने की तैयारी करने लगे। एक बार जब वे घेरा बना लेते तो वांगचू और किंगवेन निश्चित रूप से मर जाते। भागो, हम उन्हें बिल्कुल भी अपने चारों ओर घेरने नहीं दे सकते, वांगचू ने किंगवेन को खींचते हुए कहा। लेकिन किंगवेन सिर्फ एक लड़की थी और येमान पर्वत पर एक सुबह बिताने के बाद उसने पहले ही अपनी अधिकांश ताकत खर्च कर दी थी। वांगचू द्वारा खींचे जाने के कारण वह लगभग गिर ही गई। वांगचू ने देखा कि भेड़ियों का झुंड उसके पीछे आ रहा है और अब उसे लिंग के बीच के भेद की परवाह नहीं रही। माफ करें, वांगचू ने वास्तव में किंगवेन को सीधे अपने बाएं हाथ पर उठा लिया और फिर जंगल में दौड़ लगा दी। यद्यपि किंगवेन का वजन लगभग 100 पाउंड था, लेकिन वांगचू के लिए यह कुछ भी नहीं था। तो किंगवेन को ले जाने में वांगचू की गति वास्तव में तेज थी। अल्फा वुल्फ ने एक बार फिर धीमी आवाज में गुर्राहट की और शेष भेड़ियों ने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके और उन दोनों के बीच की दूरी वास्तव में बढ़ रही थी। आखिर जंगल का स्वामी कौन था? वह जानवर कौन था? अल्फा वुल्फ भी थोड़ा हैरान था। यह दो पैरों वाला प्राणी सचमुच बहुत तेज भागा था। हालांकि, भेड़ियों के लिए धैर्य ही वह चीज थी जो उनके पास प्रचुर मात्रा में थी। जब तक वह व्यक्ति जंगल में रहता, वे उसे पकड़ सकते थे। जब वांगचू और किंगवेन थक जाते, तो वह समय होता जब भेड़ियों का झुंड अपना पूरा हमला शुरू कर देता। भेड़ियों को दुनिया का सबसे धैर्यवान शिकारी माना जा सकता है। इस बीच, वांगचू किंगवेन को लेकर एक फुर्तीले तेंदुए की तरह जंगल में भाग गया। वह पूरे 20 मिनट तक दौड़ता रहा जब तक कि उसे अपने पीछे भेड़ियों के झुंड का कोई निशान दिखाई नहीं दिया, और उसके बाद ही वांगचू रुका। अस्थायी रूप से सुरक्षित, वांगचू ने सांस छोड़ते हुए खुद से बुदबुदाया। बड़े भाई, आप मुझे अब नीचे रख सकते हैं। इस समय, किंगवेन ने धीमी आवाज में कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। अपने पूरे जीवन में उसे कभी भी किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति द्वारा इतनी शर्मीली मुद्रा में नहीं उठाया गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर अनगिनत चींटियां रेंग रही हों, खासकर तब जब वांगचू का बायां हाथ उसे गिरने से बचाने के लिए उसके नितंबों पर दबाव डाल रहा था। क्षमा मांगना, वांगचू ने अजीब तरीके से किंगवेन को नीचे रख दिया। जैसे ही वह नीचे गई, किंगवेन ने उसके नितंबों को ढक लिया। उसका चेहरा लाल हो गया, उसका सिर लगभग उसकी छाती को छू रहा था। वांगचू की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। वांगचू को भी थोड़ा अजीब लगा। आखिरकार, वह पहले से ही व्यस्त था और अभी अभी उसकी हरकतें वास्तव में अनुचित थीं। हालांकि यह एक आपातकालीन प्रतिक्रिया थी। हालांकि, वांगचू ने जल्दी ही इस छोटी सी बात को अपने दिमाग से निकाल दिया।
उसने अपने चारों ओर फैले ऊंचे जंगल पर नजर डाली, उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। किंग वेन का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वांग चू का सामना कैसे करे, लेकिन वांग चू की ओर से काफी देर तक चुप्पी के बाद, वह उत्सुकता से अपना सिर उठाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने देखा कि वांग चू लगातार इधर उधर देख रहा था, उसके चेहरे पर एक अनकही कठिनाई दिख रही थी। बड़े भाई, आप क्या ढूंढ रहे हैं? किंग वेन खुद को रोक नहीं सका और पूछा। वांग चू ने आसपास के पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए, क्या यह जगह कुछ जानी पहचानी नहीं लगती? किंग वेन ने वांग चू की उंगली की दिशा का अनुसरण किया, ध्यान से देखा और फिर अपना सिर हिलाया। सचमुच, ध्यान से देखो, मुझे यह परिचित नहीं लगता, यह बहुत अजीब है। किंग वेन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं येमान पर्वत पर पहली बार आया हूं, मैं इस जगह से परिचित नहीं हूं। वांग चू ने गहरी आवाज में किंग वेन से कहा, मेरे पास अच्छी खबर और बुरी खबर है, आप पहले क्या सुनना चाहते हैं? किंग वेन चौंका, अच्छी खबर? अच्छी खबर यह है कि अब हम अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं, हम भेड़ियों के झुंड के पीछा से बच निकले हैं। और बुरी खबर, खैर, येमान पर्वत पर भी यह मेरा पहला मौका है, जिसका मतलब है हम खो गए हैं। डॉट 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 किंग वेन कहाँ है? जो जी और अन्य लोग आधे रास्ते तक दौड़े और उन्होंने पाया कि किंग वेन गायब है, उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। मैंने अभी उसे देखा। क्या वह वापस जा सकती थी? क्या वह पागल हो गई है? मरने जा रही है? मुझे लगता है कि मैंने अभी उसे यह कहते हुए सुना था कि वह भेड़िए के बच्चे को वापस भेजना चाहती थी। क्या वह सचमुच वापस गई थी? सभी के चेहरे परेशान दिख रहे थे। आखिरकार, वे विश्वविद्यालय के सहपाठी और मित्र थे। अगर वे किंग वेन को पहाड़ पर अकेला छोड़ देते और कुछ हो जाता, तो कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। लेकिन अगर वे वापस चले गए, तो पहाड़ पर भेड़िए थे। मुझे लगता है कि अब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता पहाड़ पर जाकर लोगों को बचाना है। पुरुष सहपाठी ने कहा, सिर्फ हम ही किंग वेन और उस बड़े भाई को नहीं बचा सकते। हाँ, हाँ, मैं सहमत हूँ। क्या शुआंक्षी टाउन ठीक नीचे नहीं है? चलो शुआंक्षी टाउन चलते हैं और पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस उन्हें बचा ले। जो जेड के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव दिखाई दिए। लेकिन अंत में, उसने गहरी सांस ली, चलो चलें, हम पहले पहाड़ से नीचे जाएंगे, और आशा करते हैं कि बिग ब्रदर किंग वेन की रक्षा कर सके। यद्यपि उन्होंने यह कहा, फिर भी उनके दिलों में निराशा बनी रही। भेड़ियों द्वारा निशाना बनाए जाने पर, स्वयं की रक्षा करना पहले से ही काफी था, क्या दूसरों को बचाना संभव था? लेकिन अब, वे केवल इसी तरह से खुद को सांत्वना दे सकते थे। जल्द ही, वे पहाड़ से नीचे उतरे और नीचे शुआंक्षी कस्बे के लोगों को देखा। इस समय, ओल्ड मैन यांग और ओल्ड मैन यू प्रवेश द्वार पर बड़े टिड्डे के पेड़ के नीचे ठंडक का आनंद ले रहे थे। उन्होंने 4 युवकों को दयनीय हालत में पहाड़ से नीचे आते देखा, और बूढ़ा आदमी यूं हाथ हिलाए बिना नहीं रह सका। बच्चों, तुम यात्रा से थके हुए लग रहे हो, क्या तुम कुछ पानी पीना चाहोगे? उन्होंने लोगों को देखा, अंततः लोगों को देखा। 2 लड़कियां मुंह बनाकर फूट फूट कर रोने लगीं। दोनों बूढ़े आदमी अचंभित रह गए। मुझे लगता है कि मैं अभी काफी मिलनसार था, है ना? वो क्यों रोई? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम बदसूरत हो और बच्चे को डरा दिया है। बूढ़े आदमी यांग ने कसम खाई। तुम बकवास कर रहे हो। अध्याय 62 जादुई सूचक। बूढ़ों, यहाँ बहुत खतरा है। पहाड़ पर भेड़िए हैं। जो जी ने देखा कि दोनों बूढ़े व्यक्ति दयालु और मिलनसार थे, और उत्सुकता से उनसे कहा, मुझे जल्दी से आपके शुआंक्षी टाउन के मेयर को ढूंढना होगा और उन्हें जल्दी तैयार करना होगा। क्या? बूढ़ा आदमी युन और बूढ़ा आदमी यांग दोनों दंग रह गए। क्या ये मान पर्वत पर भेड़िए हैं? ये कैसे मुमकिन है? येमान पर्वत पर 10 साल से भी ज्यादा समय से भेड़ियों का कोई नामो निशान नहीं है, तो फिर वे फिर से कैसे दिखाई दे सकते हैं? अगर भेड़िए दिखाई देते, तो वांग चू, बूढ़े आदमी युन की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई देती। तो क्या तुमने 25 या 26 साल का एक युवक देखा? बूढ़े यू ने जल्दी से पूछा। जो उजी हैरान रह गया, हमें एक बड़ा भाई मिला जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। अगर वह न होता, तो शायद अब तक भेड़िए हमें खा चुके होते। वांग चू को भेड़ियों का सामना करना पड़ा। बूढ़े यू को अचानक चक्कर सा आया। वह आगे बढ़ा और जोजी का हाथ पकड़ लिया। आखिर क्या हो रहा है? जोजी चौंक गया। इस बूढ़े आदमी की पकड़ वाकई बहुत मजबूत थी। लेकिन उसके चिंतित चेहरे को देखकर लगता है कि वह उस बड़े भाई का परिवार ही होगा। यह सोचते ही जो जेड के चेहरे पर अपराध बोध के भाव उभर आए। जल्द ही, उसने ओल्ड मैन यून को बताया कि क्या हुआ था। बूढ़े आदमी यू ने जोजी का हाथ छोड़ दिया, और उसकी आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। हालांकि वह जानता था कि वांग चू बहुत कुशल है, फिर भी वह 4 भेड़ियों का सामना कर रहा था। बूढ़े आदमी, पहले तुम्हें छिप जाना चाहिए। मैं इस मामले की तुरंत सरकार को रिपोर्ट करूंगा। मेरे सहपाठी अभी भी पहाड़ पर हैं। जो जेड के बोलने के बाद, वह दूसरों को शुआंक्षी टाउन सरकार की ओर ले गया। बूढ़ा आदमी यांग आया, उसका चेहरा जटिल था। बूढ़े आदमी युन, ज्यादा चिंता मत करो। यह बच्चा, वांग चू, स्वर्ग से धन्य है।
बूढ़े यूं के चेहरे पर फिर से रंगत लौट आई। वांगचू बहुत सक्षम है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। उसके लिए सिर्फ 4 भेड़िए कुछ भी नहीं हैं। बूढ़े आदमी यांग ने अपने पुराने दोस्त को कुछ चिंता के साथ देखा। बूढ़े यूं ने गहरी सांस ली और उन्होंने अच्छा किया। वे ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में इन छात्रों की रक्षा करने का निर्णय लेने में सक्षम थे। वे वास्तव में मेरे बूढ़े मास्टर यूं की पोती के पति हैं। बूढ़े यूं, ये मान पर्वत की गहराई में कोई सिग्नल नहीं है। अगर वांगचू को भेड़ियों के झुंड ने और अंदर धकेल दिया तो वह खतरे में पड़ जाएगा। हमें उसे जल्दी से बचाना होगा। बूढ़े आदमी यांग के शब्दों ने बूढ़े आदमी यून को तुरंत घबरा दिया। उसने अपना फोन निकाला। बेटे, तुम अभी कहाँ हो? दादाजी, मैं अपने साथियों के साथ शराब पी रहा हूँ। क्या हुआ? यून की गई उलझन में दिखी। बूढ़े आदमी के शब्द इतने आक्रामक क्यों थे? उसे किसने उकसाया? क्या पी रहे हो? तुम्हारे जीजाजी को भेड़िए खाने वाले हैं। अगर तुम आधे घंटे में शुआंगशी टाउन नहीं पहुंचे तो इस साल घर मत आना। इसके बाद ओल्ड मैन यून ने कई और कॉल किए। तुरंत ही पूरा सी सिटी दहशत में आ गया। ओल्ड मैन यू की पोती के पति को येमान पर्वत पर एक भेड़िया पैक का सामना करना पड़ा। लापता, भाग्य अज्ञात। जल्द ही मेयर चेन के आदेश के तहत पूरे सी सिटी की खोज और बचाव टीम ने येमान पर्वत की ओर शक्तिशाली रूप से मार्च किया। स्वॉट, हेलीकॉप्टर, जंगल खोज और बचाव दल। अगर ओल्ड मैन यून की पोती का पति सी सिटी में मर गया तो यह परेशानी की बात होगी। खो गए। हम नेविगेशन का उपयोग कर सकते हैं। किंग वेन ने पलकें झपकाईं और कहा। वांगचू ने आंखें घुमाईं। तुम सच में एक चतुर छोटा भूत हो। देखो तुम्हारा फोन अभी भी काम करता है या नहीं। किंग वेन ने अपना फोन निकाला और हक्की बक्की होकर देखने लगी। यहां तो कोई सिग्नल ही नहीं था। अब मैं क्या करूं? किंग वेन घबरा गया। इस जंगल में अगर कुछ घटित हुआ तो सचमुच ऐसी स्थिति होगी कि कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। बड़े भाई, अब हम क्या करें? क्या हम यहीं मर जाएंगे? किंग वेन के चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। वांगचू ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, हम नहीं मरेंगे। क्या मजाक है? उसकी तो अभी अभी शादी हुई थी और वो अपनी बेटी से मिला था। वो यहाँ कैसे मर सकता है? वह अभी भी यूए के साथ रहना चाहता था जब वह बड़ी हो रही थी। वह अभी भी यून किंग्याओ को पकड़ना चाहता था। हालांकि वर्तमान स्थिति में उनके पास वास्तव में कोई विशेष अच्छा समाधान नहीं था। आखिरकार वांगचू को जंगल में जीवित रहने का बहुत कम अनुभव था और यहाँ तो वह उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम भी नहीं बता सकता था। यह परेशानी वाली बात थी। सिस्टम, आपातकालीन सहायता। वांगचू ने उत्सुकता से अपने हृदय में सिस्टम को पुकारा। लेकिन सिस्टम ने वांगचू की कॉल का जवाब नहीं दिया, जिससे वांगचू बहुत क्रोधित हो गया। क्या यह मात्र एक प्रणाली है जो अपने मेजबान के आह्वान का पालन करने का साहस नहीं करती? यह तो बहुत ही अपमानजनक था। हालांकि वांगचू ने अपने वर्तमान 400 से अधिक आनंद बिंदुओं को देखा और वांगचू ने बड़ा खेलने का फैसला किया। सिस्टम 10 निरंतर ड्रॉ करें। डिंग, सिस्टम लॉटरी निकाल रहा है। वांगचू ने गहरी सांस ली। उसे उम्मीद थी कि यह 10 निरंतर ड्रॉ उसकी मौजूदा मुश्किल को सुलझाने में कुछ मदद करेगा। डिंग, बधाई हो, आपको जादुई सब्जी के बीज का एक पैकेट मिला है। जादुई सब्जी के बीज, यह क्या चीज है? जादुई सब्जी के बीज विभिन्न विटामिनों से भरपूर सब्जियां उगा सकते हैं। शेफ द्वारा पसंद किया जाने वाला एक शीर्ष घटक। मॉल में 5 आनंद बिंदुओं पर कीमत। कचरा। वांगचू का मुंह फड़क उठा। यह उसके लिए बेकार था। डिंग, बधाई हो, आपने शुरुआती गिटार बजाने का कौशल प्राप्त कर लिया है। अनुभव उन्नयन के लिए खरीदे जा सकते हैं। डिंग, बधाई हो, आपने शुरुआती गिटार बजाने का कौशल प्राप्त कर लिया है। अनुभव उन्नयन के लिए खरीदे जा सकते हैं। डिंग, बधाई हो, आपने शुरुआती रचना कौशल प्राप्त कर लिया है। अनुभव उन्नयन के लिए खरीदे जा सकते हैं। डिंग, बधाई हो, आपको सिस्टम धन्यवाद प्राप्त हुआ है। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। वांगचू ने सिस्टम के संकेतों को सुना। वह पहले से ही सुनना था। यह 10 निरंतर ड्रॉ किस तरह की चीजें खींचता था? गिटार कौशल, रचना कौशल। क्या यह उन्हें मनोरंजन उद्योग में आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है? लेकिन सौभाग्य से 10 निरंतर ड्रॉ समाप्त होने के बाद वांगचू को अभी भी एक अपेक्षाकृत उपयोगी वस्तु मिली। जादुई कंपास। आप इसका उपयोग यह जानने के लिए कर सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। दिशा सूचक। यह चीज मेरे लिए बहुत उपयोगी है। वांगचू ने मन ही मन सोचा। उसने अपने हाथ में दिशा सूचक यंत्र देखा। वह अंडे के आकार का आधा ही था, उसमें सिर्फ एक ही सूचक था और कुछ नहीं। क्या यह चीज सचमुच उपयोगी है? वांगचू ने इस पर कड़ी शंका व्यक्त की, लेकिन चूंकि यह सिस्टम से आया है, इसलिए यह एक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद होना चाहिए। यून किंग्याओ की उपस्थिति और आवाज वांगचू के दिमाग में प्रकट हुई। निश्चित रूप से, सूचक घूमने लगा और तेजी से एक दिशा में इशारा करने लगा। उसी समय वांगचू के मन में भी एक आवाज आई, यहां से 576 किलोमीटर।
लानत है। वांगचू की आंखें चौड़ी हो गईं। युए। तुरंत ही वांगचू के मन में युएयू की छवि पुनः उभर आई। सूचक ने फिर दिशा बदल दी और वांगचू के दिमाग में वही आवाज आई, यहां से 27 किलोमीटर। हिस वांगचू ने कहा, यह लोगों को खोजने का सबसे अच्छा साधन है। बूढ़े मास्टर युन, दादाजी युन। जल्द ही सूचक फिर बदल गया, यहां से 3 किलोमीटर दूर। वांगचू का दिल बैठ गया। इस बात के साथ, क्या उसके लिए येमांग पर्वत से बाहर निकलना आसान नहीं होगा? अचानक किसी अज्ञात कारण से अल्फा वुल्फ की छवि वांगचू के दिमाग में दिखाई दी। सूचक वास्तव में फिर बदल गया, यहां से 300 मीटर से भी कम दूरी पर। तुरंत ही वांगचू को ठंडा पसीना आ गया। 300 मीटर से भी कम। इसका मतलब है भेड़ियों का झुंड पकड़ में आ गया। अध्याय 63 अल्फा वुल्फ की पिटाई। भागो। वांगचू ने किंग वेन का हाथ पकड़ लिया और चिंतित होकर कहा। किंग वेन दंग रह गया। बड़े भाई, क्या हुआ? भेड़िए यहाँ हैं। वांगचू के पास विस्तार से समझाने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल एक संक्षिप्त विवरण ही दे सके। भेड़िए यहाँ हैं। किंग वेन दंग रह गया। भेड़िए फिर यहाँ क्यों आ गए? वे मानो स्थायी आत्माएं थीं। सरसराहट। जल्द ही वांगचू को एहसास हुआ कि भागने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि घास और पेड़ों के टकराने की आवाज उनके चारों ओर से आ रही थी और हवा के साथ एक तेज कस्तूरी जैसी गंध पहले ही फैल चुकी थी। बहुत देर हो चुकी है। वांगचू ने किंग वेन की ओर देखा। क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो? किंग वेन का चेहरा लाल हो गया। मैं एक लड़की हूं। या तो तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते, देर मत करो। वांगचू थोड़ा नाराज हुआ। मैं कर सकता हूं। ठीक है, यहीं एक पेड़ है। तुम ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें समय दे दूंगा। किंग वेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने यह बात क्यों नहीं सोची? जल्द ही वांगचू को एक घना पेड़ मिला और उसने किंग वेन से पहले चढ़ने का आग्रह किया। जब किंग वेन आधे रास्ते पर था, तो भेड़ियों का झुंड पहले ही प्रकट हो चुका था, लेकिन इस बार उन्होंने वांगचू के पीछे हटने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। वे सचमुच चतुर जानवरों का एक झुंड हैं। वांगचू ने मन ही मन सोचा। बड़े भाई, जल्दी करो और ऊपर आओ। जब किंग वेन उठी तो उसने वांगचू को भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ देखा और उसके चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। वांगचू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह भी ऊपर जाना चाहता था, लेकिन दूसरी पार्टी उसे यह मौका बिल्कुल नहीं देगी। हालांकि वांगचू बड़े पेड़ के सहारे झुक गया, उसका हाथ चाकू को कसकर पकड़े हुए था। मूलतः वांगचू को घबरा जाना चाहिए था, क्योंकि वह क्रूर जानवरों का सामना कर रहा था, भेड़ियों का एक ऐसा झुंड जिससे बाघ भी बचते हैं। लेकिन किसी कारण से वांगचू को अपना दिल अविश्वसनीय रूप से शांत लगा, यहां तक कि लालसा की एक हल्की भावना के साथ भी। अब उसके पास अलौकिक शक्ति, सुपर मार्शल आर्ट्स और हाथ में माचेटे थी। अब भी वह भेड़ियों के झुंड के बीच अपनी रक्षा करने में सक्षम होगा, है न? आखिरकार एक निश्चित दृष्टिकोण से वांगचू शुरू से ही एक पारंपरिक काय व्यक्ति नहीं था। अन्यथा उस समय वह गुस्से में आकर 4 साल के लिए देश छोड़कर नहीं चले जाते। छोटे भेड़िए के बच्चे, आओ और इस बूढ़े आदमी की शक्ति का स्वाद चखो। वांगचू ने अपने होंठ चाटे और गहरी सांस ली। अल्फा भेड़िया भेड़ियों के झुंड को धीरे धीरे वांगचू के करीब ले गया। वह अच्छी तरह जानता था कि सामने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है और उसे मारने के लिए उन्हें एक साथ हमला करना होगा। वांगचू ने गिनती की, उसके चारों ओर कुल 7 भेड़िए थे, उनमें से प्रत्येक ने अपने नुकीले दांत दिखाए हुए थे और उनकी आंखों में एक भयंकर भाव था। मैं उन्हें इस तरह से अपना स्थान संकुचित नहीं करने दे सकता, अन्यथा मेरे पास पैंतरेबाजी करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। वांगचू ने तुरंत अपने मन में वर्तमान स्थिति का आकलन किया। चोर को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ो। अगर वह अल्फा भेड़िए को वश में कर लेता, तो क्या भेड़ियों के झुंड को डरने की कोई बात नहीं होती? जैसे ही उसने यह सोचा, वांगचू की आंखों में उत्सुकता का भाव दिखाई दिया। सामने वाले अल्फा वुल्फ के रोए में ठंडक दौड़ गई। उसे लगा कि दूसरे पक्ष की आंखों में बुरी नीयत झलक रही है। और ठीक इसी समय वांगचू अचानक आगे बढ़ा और अल्फा वुल्फ की ओर बढ़ गया। भेड़ियों का झुंड चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिकार, जो मरने के लिए इंतजार कर रहा था, असल में पलटवार करेगा। लेकिन जल्द ही भेड़िया पैक ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अल्फा भेड़िया के बगल में 2 भेड़िए अचानक वांगचू की ओर दौड़े। वांगचू के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वह अचानक एक जोरदार लात मारकर ऊपर उठा और पहले भेड़िए के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। वांगचू की ताकत पहले से ही आश्चर्यजनक थी और उसने इस किक में कुछ भी नहीं रोका। एक दबी हुई आवाज के साथ वांगचू द्वारा लात मारा गया भेड़िया सीधे उड़ गया। एक दुखद चीख के साथ भेड़िया पास के एक पेड़ से जोर से टकराया। एक दरार के साथ वह पेड़ वास्तव में इस भेड़िए द्वारा तोड़ दिया गया था और भेड़िया भी जमीन पर गिर पड़ा, खड़ा होने में असमर्थ। पहले भेड़िए को लात मारकर भगाने के तुरंत बाद दूसरा भेड़िया भी दौड़कर आया। वांगचू पीछे हटा और उसी समय उसके दाहिने हाथ में मौजूद चाकू ने पहले वार किया, जिससे दूसरे भेड़िए का सिर बुरी तरह से कट गया।
वांग चू ने फिर भी इस हमले के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अत्यधिक बल के कारण असल में चाकू ने भेड़िए का आधा सिर काट दिया। खून बिखर गया और वांग चू पूरी तरह से भेड़िए के खून में भीग गया और उसके शरीर पर क्रूरता की मोटी आभा छा गई। एक पल में ये दोनों भेड़िए वांग चू से हार गए। इस तथ्य ने न केवल किंगवेन को, जो पेड़ पर चिंतित था, स्तब्ध कर दिया, बल्कि झुंड के अन्य भेड़िए भी स्तब्ध रह गए। भेड़िए बहुत बुद्धिमान जानवर हैं। वांग चू को इतना बहादुर और क्रूर देखकर उनके दिलों में भी डर पैदा हो गया। मूलतः शांत और संयमित अल्फा वुल्फ भी खड़े होने से खुद को नहीं रोक सका, उसकी आंखों में सतर्कता भरी नजर थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिग ब्रदर इतना शक्तिशाली होगा। किंगवेन के चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव दिखा। उसका दिल धड़क उठा और वह अपना फोन निकाले बिना नहीं रह सकी। हालांकि अभी भी कोई संकेत नहीं था, उसने कैमरा खोला और इसे वांग चू पर निशाना लगाया। इस समय वांग चू अल्फा वुल्फ का सामना कर रहा था। अल्फा भेड़िया अन्य भेड़ियों की तुलना में आकार में बड़ा था तथा अधिक शक्तिशाली था। और अल्फा वुल्फ ने भी वांग चू की शक्ति देखी, साथ ही आसपास के भेड़िए पहले से ही भयभीत थे, इसलिए उसे लगा कि उसे कार्रवाई करनी होगी। वह धीरे से गुर्राया और आसपास के भेड़िए धीरे धीरे एक तरफ हट गए। यह एक आदमी और एक अल्फा वुल्फ के बीच लड़ाई थी। पेड़ पर बैठी किंगवेन बहुत उत्साहित थी, उसके हाथ भी थोड़े कांप रहे थे। ठीक इसी समय अल्फा वुल्फ अचानक वांग चू की ओर दौड़ा। वांग चू की आंखें सिकुड़ गईं और उसके हाथ में मौजूद चाकू भी अल्फा वुल्फ की ओर झपटा। लेकिन अल्फा वुल्फ बहुत चालाक था, उसका हमला सिर्फ एक छलावा था। क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वांग चू के हाथ में मौजूद चाकू उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए जब वांग चू ने चाकू घुमाया तो वह चतुराई से चकमा दे गया और फिर बगल से हमला कर दिया। वांग चू ने अल्फा वुल्फ के हमले को चकमा देते हुए जल्दी से पीछे हट गया। वांग चू ने प्रशंसा में हौंकते हुए कहा, अल्फा वुल्फ से निपटना वास्तव में सामान्य भेड़ियों से अधिक कठिन था। यदि उसे अल्फा वुल्फ ने काट लिया होता तो मांस का एक बड़ा टुकड़ा निश्चित रूप से फट जाता। इसलिए वांग चू ने अल्फा वुल्फ को उसे काटने नहीं दिया। पहले राउंड में न तो कोई पक्ष जीता और न ही हारा। दोनों पक्ष जानते थे कि दूसरा पक्ष एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है। अल्फा वुल्फ जमीन पर दुबका हुआ था, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार। और वांग चू ने चाकू को कसकर पकड़ लिया और सावधानी से आगे बढ़ रहा था। अचानक वांग चू का पैर फिसल गया, उसका शरीर लड़खड़ा गया और उसके हाथ में मौजूद चाकू गिर गया। अल्फा वुल्फ की आंखें चमक उठीं। यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ अल्फा वुल्फ अचानक उछल पड़ा और वांग चू की गर्दन पर निशाना साधा। लेकिन वांग चू की आंखें भी चमक उठीं। हाँ, मैं तुम्हारे इसके लिए गिरने का इंतजार कर रहा था। वांग चू, जिसके पास सुपर मार्शल आर्ट्स था, अपने पैरों के नीचे छोटे कंकड़ से कैसे ठोकर खा सकता था। यह वांग चू द्वारा जानबूझकर किया गया छल था। क्योंकि केवल तभी जब अल्फा वुल्फ मध्य हवा में होगा, उसके पास वांग चू के हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। निश्चित रूप से वांग चू का पैर मुड़ गया और उसने अल्फा वुल्फ के सामने बदलती छाया चाल का प्रदर्शन किया। अल्फा वुल्फ की दृष्टि धुंधली हो गई और प्रतिद्वंद्वी वास्तव में उसके पीछे दिखाई दिया, फिर माउंट ताई के बल के साथ उसकी पीठ पर सवार हो गया। अल्फा वुल्फ ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह किसी भी तरह से मुक्त नहीं हो सका। वांग चू के हाथों में अपार शक्ति थी। उसने एक हाथ से अल्फा वुल्फ की गर्दन दबा रखी थी और दूसरे हाथ से लगातार अल्फा वुल्फ के सिर पर वार कर रहा था। प्राचीन काल में वुसोंग ने बाघ से लड़ाई की थी, आज वांग चू ने भेड़िए को हराया। पेड़ पर बैठी किंगवेन अविश्वास से अपने सामने सब कुछ देख रही थी। यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक था, है न? उसकी आंखें पहले से ही छोटे छोटे तारों से भरी हुई थीं। अध्याय 64 ब्लैकलिस्टेड। वांग चू के घूंसे बहुत जोरदार और जोरदार थे। हालांकि भेड़ियों के बारे में कहा जाता है कि उनके सिर तांबे के, हड्डियां लोहे की और कमर तोफू जैसी होती है, फिर भी कुछ घूंसों के बाद अल्फा वुल्फ का सिर चकराने लगा और वह ऐसी आवाजें निकालने लगा मानो दया की भीख मांग रहा हो। वांग चू का अल्फा वुल्फ को मारने का इरादा नहीं था, आखिरकार यह मनुष्य ही थे जिन्होंने भेड़िया शावक को चुराया था। एक दर्जन घूंसे मारने के बाद वांग चू ने अल्फा वुल्फ को छोड़ दिया। अल्फा वुल्फ ने अपनी पूंछ तो भींच ली, लेकिन तुरंत भागा नहीं। इसके बजाय उसने वांग चू के सामने झुककर विनम्रता का भाव दिखाया। वांग चू ने राहत की सांस ली। चूंकि अल्फा वुल्फ इतना समझदार था, इसलिए वह उसे नहीं मारेगा। चूंकि तुम जानते हो कि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते, तो भाग जाओ। वांग चू ने अपना माचिता उठाया और अल्फा वुल्फ की ओर देखते हुए उससे बात की। यद्यपि अल्फा वुल्फ वांग चू के शब्दों को नहीं समझ सका, लेकिन वह उसका अर्थ समझ गया। वह सावधानीपूर्वक सुरक्षित दूरी पर चला गया, फिर एक धीमी गर्जना की और झुंड धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। नीचे आओ, वे चले गए हैं और हमें भी वापस जाना है। वांग चू ने ऊपर देखा और किंगवेन से कहा, जो पेड़ पर था। किंगवेन ने नीचे देखा, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मेरे पैर अब थोड़े कमजोर लग रहे हैं, मैं नीचे नहीं उतर सकता।
वांग चू थोड़ा असहाय था और केवल किंग वेन को अपनी पीठ पर उठाकर नीचे लाने के लिए ही ऊपर चढ़ सका। उन्हें पता नहीं था कि भेड़ियों के झुंड से सामना हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका था। चलो जल्दी से वापस चलें, आपके दोस्त शायद बुरी तरह डर गए होंगे। वांग चू ने किंग वेन को नीचे उतारा और मुस्कुराते हुए कहा। महम महम। किंग वेन ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर झिझक का भाव था क्योंकि वह वांग चू को पीछे हटते हुए देख रही थी। लेकिन बहुत जल्दी उसने पकड़ लिया। बड़े भाई, मेरा नाम झाओ किंगवन है। आपका नाम क्या है? आप अभी वास्तव में अद्भुत थे। डॉट डॉट डॉट। हालांकि ओल्ड मैन यू ने बार बार कहा कि वांग चू पर भेड़ियों द्वारा हमला किए जाने की खबर को दबा दिया जाना चाहिए, फिर भी कई लोगों को इसके बारे में पता चल गया। विशेषकर वे लोग जो वांग चू के बारे में बहुत चिंतित थे। आखिरकार, जब वांग चू को बचाने के लिए इतने सारे लोग भेजे गए थे, तो यह बात उन लोगों से कैसे गुप्त रखी जा सकती थी जो इसके इरादे रखते थे। वांग चू का सामना भेड़ियों से हुआ। यह सचमुच संतुष्टिदायक है। अपने पिता से यह खबर सुनकर यांग वेई बेहद उत्साहित हो गया। उसने शुरू में सोचा था कि वांग चू ने यून परिवार के पैर को पकड़ लिया है और वह उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी। भगवान की अभी भी आंखें हैं। अफसोस की बात है। यांग वेई के पिता यांग वेंसी ने अफसोस जताते हुए कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि हम अपने यांग परिवार को यून परिवार से जोड़ने के लिए वांग चू पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। यांग वेई ने अफसोस जताते हुए कहा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वैसे, क्या वांग चू का शव मिल गया है? उसे भेड़ियों ने तो नहीं खाया था। मुझे इस बारे में नहीं पता। अभी तक कोई खास खबर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वांग चू को अच्छी किस्मत का आशीर्वाद मिलेगा। यांग वेई ने अपने पिता की बातें सुनी, उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार का भाव था। वांग चू तो एक साधारण व्यक्ति था, वह भेड़ियों के झुंड से कैसे बच सकता था? वांग चू, तुम मर गए। इस बीच, इंपीरियल राजधानी के एक क्लब में, शाही राजधानी के शीर्षस्थ वर्ग से कई युवा स्वामी एकत्रित हुए। उनमें से प्रत्येक के पास एक आकर्षक और प्यारी निजी कक्ष परिचारिका थी। वैसे, लिन जिफेंग, मैंने सुना है कि आप लगभग 1 साल से यून किंगयाओ का पीछा कर रहे हैं। प्रगति कैसी है? इस समय, एक युवा मास्टर ने लिन जिफेंग से पूछा। बिल्कुल, युवा मास्टर लिन के तरीकों से, क्या यह यून किंगयाओ अभी भी नहीं जीता जा सका है? वह तो बस एक साधारण स्टार है। यह उसका सौभाग्य है कि हमारे युवा मास्टर लिन ने उस पर ध्यान दिया है। डॉट डॉट डॉट। लिन जिफेंग का मुंह फड़क उठा। ये कुत्ते वाकई अजीबोगरीब बात छेड़ना जानते हैं। दरअसल, यून किंगयाओ की पहचान के बारे में शाही राजधानी के भीतर भी बहुत कम लोग जानते थे। यदि लिन जिफेंग को गलती से यून किंगयाओ की पहचान का पता नहीं चलता, तो वह भी इन लोगों की तरह सोचता कि यून किंगयाओ सिर्फ एक स्टार थी। हालांकि, लिन जिफेंग का उन्हें यून किंगयाओ की पहचान बताने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार, अगर वह उसे नहीं पा सका, तो स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहेगा कि दूसरे उसे पाएं। और अगर उन्हें यून किंगयाओ की पहचान पता चल जाती, तो वे भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते। क्या इससे उसके लिए उसका पीछा करना और भी कठिन नहीं हो जाएगा? लेकिन अब, लिन जिफेंग का दिल ईर्ष्या और क्रोध से भर गया जब उसने सोचा कि यून किंगयाओ सक्रिय रूप से वांग चू को चूम रही है। पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने पहले ही गहन जांच कर ली थी। वांग चू तो एक साधारण मजदूर वर्ग का व्यक्ति था, वह यून किंगयाओ का पक्ष कैसे प्राप्त कर सकता था? यून किंगयाओ एक आम आदमी की भावनाओं को स्वीकार करने के बजाय उसे क्यों स्वीकार करेगी? युवा मास्टर लिन, आप क्या सोच रहे हैं? इस समय, उसके बगल में बैठे युवा मास्टर ने लिन जिफेंग को आंख मारते हुए कहा, क्या आपने पहले ही यून किंगयाओ को जीत लिया है? लिन जिफेंग वास्तविकता में वापस आ गए और एक सूखी हंसी के साथ बोले, अभी नहीं, लेकिन यह करीब है। वह इन लोगों को यह नहीं बता सकता था कि वह असल में एक आम आदमी से हार गया है। उसके बाद वह शाही राजधानी के लोगों के बीच कैसे घूमता रह सकता था? इस समय, लिन जिफेंग का फोन बज उठा। अपने फोन पर संदेश देखकर वह दंग रह गया। वांग चू का सामना भेड़ियों से हुआ और उसका जीवन अज्ञात है। उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसे अभी कुछ करने का भी मौका नहीं मिला था और दूसरा पक्ष पहले ही मर चुका था। यह सचमुच शानदार था। हा हा हा। लिन जिफेंग खुद को रोक नहीं सका और हंस पड़ा। युवा मास्टर लिन, आप किस बात पर हंस रहे हैं? उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा। लिन जिफेंग ने अपना फोन रख दिया और अपने सामने रखी शराब एक ही घूंट में पी गया। क्योंकि मुझे अचानक महसूस हो रहा है कि अब ज्यादा समय नहीं है जब मैं यून किंगयाओ पर पूरी तरह से विजय पालूंगा। सज्जनों, आप सब पीते रहिए, मुझे भी कुछ काम है, इसलिए मैं पहले निकलूंगा। क्लब छोड़ने के बाद, लिन जिफेंग तुरंत आत्मविश्वास से भर गया। उसने उत्सुकता से यून किंगयाओ का नंबर डायल किया। माफ कीजिए, जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं, वह आपसे बात नहीं करना चाहता। कृपया भविष्य में दोबारा कॉल न करें। लानत है। लिन जिफेंग गुस्से में था। यू किंगयाओ ने तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। ठीक है, तुमने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है ना? फिर मैं यह खबर सबको बता दूंगा। गहरी सांस लेते हुए, लिन जिफेंग ने एक फोन नंबर डायल किया।
मुझे अभी एक खबर फैलाने में तुम्हारी मदद चाहिए। सीसीटी के वांगचू को भेड़ियों के झुंड ने मार डाला। मैं चाहता हूं कि यह खबर 1 घंटे में पूरे नेटवर्क पर चर्चा का विषय बन जाए। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से थोड़ा भ्रमित था। युवा मास्टर लिन। यह वांगचू, वह कौन है? जाओ खुद पता करो। क्या मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा? लिन जिफिंग ने नाखुशी से फोन रख दिया। यून किंग्याओ, क्या तुमने वांगचू को स्वीकार नहीं किया? फिर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपनी आंखें खोलो और इस तथ्य को देखो कि वांगचू मर चुका है। लिन जिफेंग के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। इस बीच शुआंगशी टाउन, सागर सिटी में यून क्विंगी हौंफते हुए पहुंची। दादाजी, आखिर हुआ क्या? बूढ़े आदमी यून ने संक्षेप में यून किंगई को बताया कि क्या हुआ था। यून किंगई दंग रह गया, फिर उसकी आंखों में प्रशंसा झलक उठी। मेरे जीजाजी, वह तो बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। आप जल्दी से लोगों को पहाड़ों में ले जाए, आपको वांगचू को ढूंढना होगा। यून किंगई ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। ओह, और अभी अपनी बहन को इसके बारे में मत बताना। बूढ़े आदमी यून ने गहरी आवाज में निर्देश दिया। वांगचू को ढूंढने के बाद हम सब कुछ के बारे में बात करेंगे। अध्याय 65। जल्द ही खोज और बचाव दल स्वॉट अधिकारियों के साथ कुल मिलाकर 100 से अधिक लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया। जो जी और अन्य 4 लोग इतनी विशाल खोज और बचाव टीम को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सीसीटी खोज और बचाव में इतनी अधिक मानव शक्ति और संसाधन लगाएगी। इसने वास्तव में अपने लोगों को प्राथमिकता दी। जब खोज और बचाव कार्य चल रहा था, तो वांगचू के हमले की खबर तेजी से ऑनलाइन विभिन्न ट्रेंडिंग सूचियों में शीर्ष पर पहुंच गई। नागरिक नायक भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ है, उसका जीवन अज्ञात है। ऐसा बताया गया है कि वांगचू को भेड़ियों के एक झुंड ने मार डाला, उसकी मृत्यु अत्यंत दुखद है। भेड़ियों के झुंड को उकसाना, क्या यह अहंकार है या अपनी क्षमताओं को अधिक आंकना? हीरो, शांति से आराम करो, वांगचू को श्रद्धांजलि। नेटिजन्स दंग रह गए। आज सुबह की शीर्ष खबर मनोरंजन उद्योग के एक राजा की गुप्त प्रेमिका के बारे में थी, तो दोपहर में अचानक वांगचू नामक व्यक्ति ने इस पर कैसे कब्जा कर लिया? यह वांगचू कौन है? वह इतना अपरिचित क्यों है? संदेह से भरे कई नेटिजन्स समाचार पढ़ने के बाद और भी अधिक भ्रमित हो गए। यह पता चला कि वांगचू ही सीसीटी से बचाव करने वाला नायक था, लेकिन उसने भेड़ियों के झुंड को कैसे उकसाया? भले ही उसने भेड़ियों के झुंड को उकसाया हो और उनके द्वारा मारा गया हो, क्या यह इतना ध्यान देने योग्य था? प्रचार, बिल्कुल बेशर्म प्रचार। मैंने कल उसका लाइव स्ट्रीम देखा था और आज ऐसी घटना घट गई। भगवान भी प्रतिभा से ईर्ष्या करता है। मुझे संदेह है कि राजा ने एक चाल चली है, इस घटना का उपयोग अपनी गुप्त प्रेमिका की खबर को दबाने के लिए करने की कोशिश कर रहा है। एक नायक की मृत्यु को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना वास्तव में अमानवीय और पूरी तरह से असीमित है। यह वांगचू भेड़ियों के झुंड को क्यों उकसाएगा? क्या वह स्वाभाविक रूप से मजबूत नहीं है? अगर वह स्वाभाविक रूप से मजबूत है और फिर भी भेड़ियों के झुंड द्वारा मारा गया है, तो ऐसा लगता है कि कल की लाइव स्ट्रीम पूरी तरह से नकली थी। प्राकृतिक शक्ति का अर्थ अजेयता नहीं है। एक जंगली भैंसा भेड़िए से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन क्या वह फिर भी भेड़ियों का भोजन नहीं है? वांगचू को लेकर बहस तुरंत चरम पर पहुंच गई। उद्धरण चिन्ह। जनरलों की नियुक्ति के लिए मंच के सेट पर यून किंग्याओ ने अभी अभी अपना दृश्य समाप्त किया था और एक कुर्सी पर बैठकर अगले दृश्य की पटकथा और संवादों को देख रही थी। उसके बगल से बहन चेन की अफसोस भरी आवाज आई। ओह, यह वास्तव में बहुत दुख की बात है। यून किंग्याओ ने अपने बालों को ब्रश किया। बहन चेन, क्या हुआ? आप किस बात पर आहें भर रही हैं? सिस्टर चेन ने आह भरते हुए कहा, क्या तुम्हें वह प्रशंसक याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था? जिसने कहा था कि उसका आदर्श साथी तुम हो। वांगचू को याद करते हुए यून किंग्याओ के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके बारे में क्या? वह मर चुका है। यून किंग्याओ ठिठक गई। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। बहन चेन, यह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जंगल में उसका सामना भेड़ियों से हुआ और भेड़ियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। कहते हैं कि उसकी मौत बहुत बुरी हुई। एक धमाके के साथ यून किंग्याओ को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर बिजली गिर गई हो। उसका दिमाग खाली हो गया। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार गूंज रहा था, वांगचू मर गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह कैसे मर सकता है? उसने अभी अभी उसे पाया था। वह तो और भी अधिक उत्कृष्ट हो गई थी। वह 4 साल पहले की तुलना में अधिक परिपक्व और जिम्मेदार भी हो गया था। कभी कभी तो वह उनके सुंदर भविष्य के बारे में भी कल्पना करती थी। लेकिन अब वह अचानक कैसे मर गया? वह जंगल में क्यों गया और उसका सामना भेड़ियों से कैसे हुआ? अनगिनत सवाल यून किंग्याओ के मन में भर गए। नहीं, मुझे दादाजी को फोन करना है, दूसरे भाई को फोन करना है। मुझे पूछना है कि आखिर हुआ क्या था। यून किंग्याओ अचानक खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, उसे चक्कर आने लगा, फिर वह गिर पड़ी।
अपनी लुप्त होती चेतना में उसने केवल सिस्टर चेन की घबराई हुई चीखें सुनी, और उसके मन में केवल एक ही विचार रह गया, वांग चू, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। डॉट डॉट डॉट। इस समय वांग चू किंग वेन को वापस ले जा रहा था। भेड़ियों के पीछा करने या उन्हें रोकने के बिना वे बहुत आसानी से चल रहे थे। क्या आप हाइचेंग विश्वविद्यालय के छात्र हैं? बातचीत के दौरान वांग चू को उनकी पहचान और नाम पता चले। उनकी आवाज में आश्चर्य का भाव था। क्या संयोग है, मैं भी हाइचेंग विश्वविद्यालय से हूँ। किंग वेन की आंखें चमक उठी। तो भाई वांग चू हमारे सीनियर हैं। यह तो बहुत बढ़िया है। सीनियर वांग चू किस विभाग से हैं? जैसे ही वांग चू जवाब देने वाला था, उसने अचानक दूर से चिल्लाने की आवाज सुनी। मुझे लगता है कि मैंने आसपास किसी की आवाज सुनी है, चलो जल्दी से जाकर देखते हैं, हो सकता है कि वे लोग हमें बचाने आ रहे हों। वांग चू मुस्कुराया, फिर अपनी गति तेज कर दी। किंग वेन के चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दिए जब वह उसके पीछे चल रही थी। वह वांग चू के साथ थोड़ा और अकेले समय बिताने की आशा कर रही थी। जब वांग चू ने उसकी रक्षा की, जब वांग चू भेड़ियों के झुंड के हमले के बीच शांत रहा, तो उसका दिल पहले ही हिल चुका था। कौन सी युवती रोमांस का सपना नहीं देखती, कौन सी युवती यह आशा नहीं करती कि उसका नायक शुभ रंगीन बादलों पर सवार होकर उसके सामने आएगा। और अब किंग वेन को यह महसूस होने लगा कि वांग चू ही उसके लिए नियत नायक था। लेकिन वह इतनी शर्मीली थी कि उसने वांग चू से सीधे तौर पर यह नहीं पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड या ऐसा कुछ है। मूलतः उसने सूक्ष्मता से जांच करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने इतनी जल्दी लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। दरअसल उनका सामना खोज एवं बचाव दल से हुआ था। जब खोज और बचाव दल ने वांग चू और किंग वेन को देखा, तो उनकी चिंताजनक अभिव्यक्ति अंततः शांत हो गई। दोनों सुरक्षित और स्वस्थ थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो सी सिटी में हंगामा मच जाता। शुआंगशी टाउन में वापस बूढ़े आदमी यून की तनावपूर्ण अभिव्यक्ति अंततः कम हो गई जब उसने वांग चू को पूरी तरह से सुरक्षित देखा। तुम बदमाश, तुमने तो मुझे लगभग मौत के डर से डरा दिया था। बूढ़े आदमी यून ने आगे बढ़कर वांग चू को मुक्का मारा, फिर रुककर कहा, लेकिन तुमने अच्छा किया। वांग चू मुस्कुराया, यह जानते हुए कि दादाजी यून, जिन्होंने कभी देश के लिए खून बहाया था, निश्चित रूप से दूसरों को बचाने के उनके फैसले का समर्थन करेंगे। बूढ़े आदमी यून। इस समय चेन किंगशान वहां आया, उसके चेहरे पर आशंका का भाव था। मुझे सचमुच खेद है, यह हमारे काम में एक गलती थी, और इससे आपको बहुत परेशानी हुई। बूढ़े यूं ने हाथ हिलाते हुए कहा, मेयर चेन, ऐसा मत कहिए। ऐसी बातें हमारी भविष्यवाणी से परे हैं, और शुक्र है कि अब यह सब खत्म हो चुका है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। चेन किंगशान ने राहत की सांस ली। उसे सचमुच चिंता थी कि इस घटना के कारण ओल्ड मैन यू सी सिटी के नेतृत्व के प्रति द्वेष रखेगा, जो सी सिटी के लिए बहुत बड़ा आघात होता। हालांकि चेन किंगशान ने भी वांग चू को उसके साहसी कार्य के लिए शीघ्र पुरस्कृत करने और उसे सी सिटी की आध्यात्मिक सभ्यता के लिए एक मानदंड के रूप में स्थापित करने का मन बना लिया। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि वह ओल्ड मैन यून की पोती का पति था, उसके द्वारा लगातार 2 बार किया गया बचाव कार्य ही उसे यह उपाधि दिलाने के लिए पर्याप्त था। इस समय एक सचिव ने आकर चेन किंगशान के कान में कुछ फुसफुसाया, और चेन किंगशान की अभिव्यक्ति बदल गई। बूढ़े यूं, मेरा एक और अनुरोध है। क्या वांग चू आधिकारिक बयान देने में हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं? इंटरनेट अब फट गया है। अध्याय 66 सब्जियां उगाना। जब वांग चू को पता चला कि उसके अज्ञात भाग्य की खबर ऑनलाइन एक गर्म विषय बन गई है, तो वह खुद काफी अवाक महसूस कर रहा था। वो कोई स्टार नहीं थे जो सबका ध्यान खींच रहे थे, न ही कोई बड़ा नाम कमाने वाले उद्यमी। उनके अफेयर्स ने इंटरनेट पर इतना ध्यान कैसे खींचा? क्या यह कल की लाइव स्ट्रीम के कारण है? वांग चू को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि इसके पीछे एक अंधेरा हाथ सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। जल्द ही सी सिटी के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से वांग चू के एक भेड़िया झुंड से मुठभेड़ और वांग चू के सफलतापूर्वक बच जाने की खबर जारी की गई। इसे नेटिजन्स के लिए एक स्पष्टीकरण माना जा सकता है। जहां तक आगे की किसी भी घटना का सवाल है, वह अब वांग चू की चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि अब वह यूए को लेने किंडरगार्टन जा रहा था। हालांकि वांग चू ने यात्री सीट पर बैठे अपने दूसरे बहनोई की ओर असहाय भाव से देखा, क्योंकि उसके दूसरे साले ने किसी को बचाने के उसके कार्य पर गंभीर संदेह व्यक्त किया था। मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या तुमने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए भेड़ियों के झुंड से सिर्फ इसलिए लड़ाई की क्योंकि तुमने देखा कि लड़की सुंदर थी? वांग चू, मैं मानता हूं कि तुम्हारी ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि भेड़ियों का झुंड कितना भयानक होता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि इस बार भेड़ियों के झुंड से बच निकले, वरना मेरी बहन विधवा नहीं होती। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुमने मुझे सुना? यद्यपि यून किंगई ने मन ही मन वांग चू के किसी को बचाने के कार्य की प्रशंसा की, लेकिन वह वांग चू को दोबारा ऐसा काम करने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं होगा। आखिरकार वांग चू अब यून किंगयाओ का पति था, जिसने उसे यून किंगई का बहनोई बना दिया। यून किंगई अभी भी नहीं चाहती थी कि लोगों को बचाने के ऐसे खतरनाक कार्यों से वांग चू को कुछ हो।
वांग चू ने अपनी नाक रगड़ी। यून किंग्याओ हमेशा कहता था कि उसके दूसरे जीजा का स्वभाव बहुत उग्र है, लेकिन अब वह इतना चिड़चिड़ा लग रहा था। दूसरे भाई, मुझे पता है, लेकिन आपने एक बात गलत कही। मैंने भेड़ियों के झुंड को नहीं भगाया, मैंने अल्फा वुल्फ को अच्छी तरह से पीटा। यून किंगई ने तिरस्कार से देखा। अल्फा वुल्फ को हराया? आप नहीं जानते कि अल्फा वुल्फ का युद्ध अनुभव कितना मजबूत है। यहाँ तक कि सेना के अभिजात वर्ग को भी एक पैक में अल्फा वुल्फ का सामना करते समय सावधान रहने की जरूरत है। जिन लोगों की मनोवैज्ञानिक दृढ़ता कमजोर होती है, जब उन्हें अल्फा वुल्फ के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो उनमें हमला करने का साहस नहीं होता। आपने अल्फा वुल्फ को हरा दिया। ओह, और तुम इसे यूएयूए के सामने नहीं आने दे सकते। वांग चू ने गंभीरता से कहा, और किंग्याओ को मत बताना। यून किंगई ने आलस से कहा, तुम्हारा मामला ऑनलाइन एक गर्म विषय बन गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बहन अंधी है और देख नहीं सकती? वांग चू को सिरदर्द हो रहा था। इस वजह से भी वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। मैं इसे केवल आज रात ही किंग्याओ को समझा सकता हूँ। जल्द ही किंडरगार्टन को समाप्त कर दिया गया। अन्य अभिभावकों की तरह वांग चू भी किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार पर उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद बच्चे झुंड में बाहर आ गए। यूएयूए ने एक नज़र में वांग चू को देखा और उसकी बाहों में कूद पड़ी। पिताजी, आज आपने जो खाना बनाया वह बहुत स्वादिष्ट था। क्या ऐसा है? अगर यूएयूए को यह पसंद आया, तो मैं इसे कल फिर से तुम्हारे लिए बनाऊंगी। वांग चू मन ही मन बहुत खुश था। तो क्या तुम कल और बना सकते हो? यूएयूए ने झिझकते हुए पूछा। वांग चू ने पलकें झपकाईं। क्या हुआ? क्या आज का खाना तुम्हारे खाने के लिए पर्याप्त नहीं था? उसने आज यूएयूए के लिए काफी तैयारी की थी। क्या वो काफी नहीं थी? वांग चू थोड़ा उलझन में था। यूएयूए ने हंसते हुए कहा, क्योंकि हमारी कक्षा में बहुत से लोग डैडी की बाओजी खाना चाहते हैं। यह कहते हुए यूएयूए ने अपनी उंगली उठाई। जुवानिक्सुआन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, और मैंने उससे वादा किया था कि मैं कल उसके लिए बाओजी लाऊंगी। चू जिक्सुआन ने आज दोपहर मेरे साथ अपने पसंदीदा खिलौने से खेला, और मैंने उसे एक बाओजी देने का भी वादा किया। झाओ जिलुओ ने मुझे अपना स्टिकर दिया, और मैंने भी उससे वादा किया। और युआन युआन ने वादा किया था कि वह कल मेरे लिए खेलने हेतु अपनी बाबी गुड़िया लाएगी, और मैंने भी उससे वादा किया था। वांग चू का मुंह फड़क उठा। उसने कितने लोगों से वादा किया था? लेकिन यूएयूए की उम्मीद भरी आंखों को देखते हुए वांग चू केवल सिर हिला सका। ठीक है, मैं तुमसे सब कुछ वादा करता हूँ। वाह! यूएयूए ने वांग चू की गर्दन को कसकर पकड़ते हुए कहा, पिताजी बहुत अच्छे हैं। जैसे ही वांग चू यूएयूए के साथ जाने वाला था, शिक्षक यू वहां आ गए। यू के पिताजी, कृपया एक क्षण रुकें, मुझे आपसे कुछ कहना है। शिक्षक यू ने कहा, आज हमारे किंडरगार्टन को एक सूचना मिली। सी सिटी एक आध्यात्मिक रूप से सभ्य शहर बनाने के लिए पूरे शहर में किंडरगार्टन गायन प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। क्योंकि यूयूए बहुत अच्छा गाता है, इसलिए हमारे किंडरगार्टन ने यूयूए को इस प्रतियोगिता में भाग लेने की सिफारिश की। वांग चू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह जल्दी ही समझ गया। किंग्याओ मनोरंजन उद्योग में एक लोकप्रिय बिग स्टार बन गया था, इसलिए यूयूए के लिए कुछ संगीत प्रतिभा विरासत में मिलना आश्चर्य की बात नहीं थी। तो क्या मुझे कुछ करने की जरूरत है? वांग चू ने पूछा। शिक्षिका यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं बस आपसे पूछना चाहती थी, क्या आप इसमें भाग लेने में रुचि रखते हैं? वांग चू ने खुद की ओर इशारा करते हुए आश्चर्य से कहा, मैं भाग ले रहा हूँ। मैं किंडरगार्टन जैसा कैसे दिख रहा हूँ? बच्चा। शिक्षक यू ने एक अजीब सी मुस्कान दी। खैर, मैं अपनी अभिव्यक्ति में बहुत स्पष्ट नहीं था। मेरा मतलब है, यूयूए के पिता के रूप में, क्या आप यूयूए के साथ मंच पर प्रदर्शन करना चाहेंगे? यह सुनकर यूयूए की आंखें चमक उठी, और उसने तुरंत कहा, शिक्षक यू, क्या यह वास्तव में संभव है? शिक्षक यू ने सिर हिलाया। वास्तव में, यदि आप एक अभिभावक बाल समूह बना सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से प्रदर्शन में अंक जोड़ देगा। यूएयूए ने वांग चू की ओर देखा। पिताजी, चलो हम सब मिलकर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, ठीक है? वांग चू ने एक पल सोचा, यह कोई समस्या नहीं है। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूँ। प्रतियोगिता कब शुरू होगी? 3 दिन बाद, प्रतियोगिता म्यूनिसिपल कल्चरल पैलेस में आयोजित की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि हम इन 2 दिनों में कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास कर सकेंगे, क्या यह ठीक है? वांग चू ने सिर हिलाया। ठीक है। डॉट 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 घर लौटने के बाद बूढ़ा आदमी यूयूए को टहलने के लिए बाहर ले गया। इस बीच वांग चू विला के सामने खुले बगीचे में काफी देर तक विचार करता रहा। उन्होंने पहले यून किंग्याओ के साथ यहाँ सब्जियां उगाने के बारे में मजाक किया था, लेकिन अब वांग चू के मन में वास्तव में यह विचार आया। आखिरकार उसके सिस्टम बैकपैक में अभी भी जादुई सब्जी के बीजों का एक पैकेट था। वांग चू को इस बात की बहुत जिज्ञासा थी कि ये जादुई सब्जी के बीज किस प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं। डिंग। यूएयू का सब्जी उद्यान खोज जारी। यूएयू को जरूरी दैनिक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए विला के सामने सब्जियां लगाएं। खोज का इनाम, मेजबान के 2 कौशलों को बेतरतीब ढंग से 2 स्तरों तक उन्नत करें।
संकेत, यदि आप जादुई पहाड़ी झरने के पानी से सब्जियां उगाते हैं तो अलग अलग प्रभाव होंगे। वांगचू का मुंह फड़क उठा। जादुई पहाड़ी झरने के पानी से सब्जियां उगाना, यानी प्रति बोतल 5 जॉय पॉइंट। इन सब्जियों को उगाने के लिए कितनी बोतलें लगेंगी? वांगचू को थोड़ा डैक हुआ। यद्यपि दो कौशलों को दो स्तरों तक उन्नत करना बहुत लुभावना था, लेकिन खर्च किए गए जॉय पॉइंट्स निश्चित रूप से कम नहीं होंगे। इसे भूल जाओ, मैं सिर्फ यूएयूए के स्वास्थ्य के लिए इस पर विचार करूंगा। वांगचू ने गहरी सांस ली और अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। डिंगशेंग गार्डन की प्रमुख अचल संपत्ति में सब्जियां उगाना। शायद वह सी सिटी में ऐसा करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। अध्याय 67 यू क्विंग्याओ को देखने जा रहे हैं। जब बूढ़ा आदमी यून यूएयूए के साथ वापस लौटा तो उसने बगीचे के सामने कई नौकरों को देखा जो ऐसे देख रहे थे जैसे कि वे कुछ अविश्वसनीय देख रहे हों। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि वांगचू ने बगीचे की जमीन जोतकर एक छोटा सा सब्जी का खेत बना लिया था। वांगचू, तुम क्या कर रहे हो? क्या यहाँ सब्जियां उगाने की योजना है? बूढ़े यूं ने कुछ आश्चर्य से पूछा। वांगचू ने अपना पसीना पोंछा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि कुछ ताज़ी सब्जियां उगाने से यूएयूए को अब से हर दिन ताज़ी सब्जियां खाने की अनुमति मिल जाएगी। बूढ़े आदमी यून ने सहमति में सिर हिलाया, फिर आसपास के नौकरों की ओर देखा। क्या आप लोग बस वहां खड़े होकर देखते रहेंगे और दामाद को अकेले ही सारा काम करने देंगे? आसपास के नौकरों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन वांगचू बोला, दादाजी, मैंने उनसे कहा था कि मदद न करें। आखिरकार, बेहतर यही होगा कि मैं खुद ही यह काम संभाल लूं। नौकरों ने राहत की सांस ली। दामाद की बात से मालिक अब उन पर नाराज नहीं होगा। लेकिन यूएयूए को बागवानी में रुचि हो गई थी। इससे पहले उसने केवल चित्र पुस्तकों और टीवी पर ही सब्जी के बगीचे देखे थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके घर के ठीक बाहर ऐसा बगीचा लगाया जाएगा, जिससे वह बहुत उत्सुक हो गई। जूम जूम जूम। यूएयूए दौड़कर वांगचू के पास गई। पिताजी, क्या इस सब्जी के बगीचे में बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें उगेंगी? हाँ, यूयूए क्या खाना चाहता है? तो फिर, डैडी, क्या आप किंडर सरप्राइज अंडे उगा सकते हैं? यूयूए ने उत्सुकता से पूछा। किंडर सरप्राइज अंडे? वांगचू का मुंह फड़क उठा। यह थोड़ा मुश्किल है। ओह, तो क्या आप चॉकलेट आइसक्रीम उगा सकते हैं? शायद यह भी काम नहीं करेगा। यूयूए के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। तो फिर कौन सी स्वादिष्ट चीजें उगाई जा सकती हैं? वांगचू ने एक पल के लिए सोचा, उदाहरण के लिए, खीरे, टमाटर, मिर्च, बैंगन। प्रत्येक वस्तु का नाम लेने के साथ यूएयूए के चेहरे पर उत्सुकता थोड़ी कम हो गई। एक बार सब्जियां उग जाएं, तो मैं यूएयूए के लिए और भी स्वादिष्ट चीजें बना सकता हूं। वांगचू ने कहा, छोटे उबले हुए बन से अधिक स्वादिष्ट। बिल्कुल। यूएयूए की आंखों में आखिरकार फिर से उत्सुकता दिखाई दी। पिताजी, यूएयूए आपको उन्हें पानी देने में मदद करेगी। डॉट डॉट डॉट। वांगचू द्वारा सब्जी के बगीचे को साफ करने के बाद सिस्टम ने अंततः मिशन पूरा होने की अधिसूचना बजाई। डिंग, बधाई हो, मिशन पूरा हो गया। आपको सिस्टम रिवॉर्ड मिला है। कंपोजिशन कौशल 2 स्तरों तक बढ़ गया है। इंटरमीडिएट कंपोजिशन कौशल प्राप्त हुआ है। इस प्रणाली इनाम को देखकर वांगचू काफी अवाक महसूस किया। मध्यवर्ती रचना कौशल। वह मनोरंजन उद्योग में शामिल नहीं होना चाहता था, तो इस कौशल को सुधारने का क्या फायदा था? हालांकि, यह कुछ न होने से तो बेहतर ही था, क्योंकि किसी कौशल को 2 बार स्तरीकृत करने पर 20 आनंद अंक खर्च होते। उस शाम भोजन के बाद वांगचू ने ऑनलाइन जानकारी की जांच की। हालांकि उन्होंने अफवाहों को खारिज करने के लिए सीसीटी के अधिकारियों के साथ सहयोग किया था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं था। इसके बजाय, अब कई लोग यह सवाल करने लगे हैं कि क्या पिछली गर्म खबर जानबूझकर सीसीटी और वांगचू द्वारा गढ़ी गई थी। अन्यथा, एक सामान्य व्यक्ति जंगल में जाकर भेड़ियों के झुंड का सामना कैसे कर सकता है? इंटरनेट पर हंगामा मच गया, लेकिन वांगचू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार, वांगचू कोई स्टार नहीं था, न ही वह जीविका चलाने के लिए एक्सपोजर पर निर्भर था। इसके विपरीत, वांगचू को सुर्खियों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। यह उसके लिए, यून किंग्याओ के लिए या यूयूए के लिए अच्छा नहीं था। मैं सचमुच आशा करता हूं कि यह स्थिति जल्द ही शांत हो जाएगी। जैसे ही वांगचू अपना फोन बंद करने वाला था, उसने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर नजर डाली और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। यून किंग्याओ सेट पर बेहोश हो गईं, अत्यधिक काम के दबाव का संदेह। उन्होंने तुरंत समाचार पर क्लिक किया और पाया कि यून किंग्याओ दोपहर में सेट पर बेहोश हो गई थी, ठीक उसी समय जब क्रू काम खत्म करने वाला था और उसे अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर की जांच के अनुसार यह केवल अत्यधिक तनाव और मानसिक थकान के कारण था, और कुछ आराम के बाद वह ठीक हो जाएगी। हालांकि खबर में कहा गया था कि कुछ भी गंभीर नहीं था, फिर भी वांगचू थोड़ा चिंतित था। उसने यून किंग्याओ का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने जवाब नहीं दिया। नहीं, मुझे वहां जाना है। वांगचू ने तुरंत निर्णय लिया। लेकिन अगर वह चला गया, तो यूएयूए का क्या होगा? वांगचू ने एक पल सोचा और यूएयूए के कमरे में चला गया।
यूएयूए के कमरे में युनकिंगी यूएयूए के साथ बिल्डिंग ब्लॉक गेम खेल रही थी। यह कहा जाना चाहिए कि यद्यपि युनकिंगी का स्वभाव बहुत ही उग्र था, लेकिन वह यूएयूए के साथ वास्तव में बहुत धैर्यवान था, और यह उसके शब्दों और कार्यों से देखा जा सकता था कि वह वास्तव में अपनी भतीजी यूएयूए को पसंद करता था। यूएयू, पिताजी आज रात तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। वांग चू ने यूएयूए को सच बताने का फैसला किया। आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और डैडी को मम्मी से मिलने जाना है, इसलिए डैडी आज रात यूएयूए के साथ नहीं रह सकते। क्या यूएयूए आज्ञाकारी होकर अंकल के साथ घर पर रह सकती है? माँ को क्या हुआ? यूएयूए के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। बस थोड़ा ज्यादा थक गई हूँ। वांग चू ने उसे दिलासा दिया, फिर युनकिंगी से कहा, दूसरे भाई, मैं आज तुम्हें यूएयूए से परेशान करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? यूएयूए तुम्हारी बच्ची है, लेकिन वह मेरी भतीजी भी है। युनकिंगी ने वांग चू की ओर देखा, तुम कैसे जाने की योजना बना रहे हो? गाड़ी चलाना। वांग चू ने तुरंत कहा, अभी कोई उपयुक्त उड़ान उपलब्ध नहीं है, और यह केवल 5 या 600 किलोमीटर की दूरी है। मेरे लिए गाड़ी चलाना ज्यादा सुविधाजनक है। ठीक है, आगे बढ़ो और चिंता मत करो, मैं यहाँ घर पर हूँ। युनकिंगी ने सिर हिलाया। वह वांग चू की आंखों में स्पष्ट चिंता और चिंता देख सकता था। यद्यपि युनकिंग्याओ के भाई के रूप में वांग चू के बारे में उनकी पहली धारणा अच्छी नहीं थी, फिर भी वांग चू को अपनी बहन के लिए इतना ध्यान रखते देखकर उन्हें बहुत राहत महसूस हुई। इससे पता चला कि वह कम से कम एक गैर जिम्मेदार बदमाश तो नहीं था। युनकिंगी को चीजें समझाने के बाद वांग चू ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और सीधे गराज से एक पोर्श सेडान चला कर ले आया। हालांकि सुपरकार अधिक तेज चलती, लेकिन यह देखते हुए कि रास्ते में उन्हें शॉर्टकट भी लेने पड़ सकते हैं, वांग चू ने फिर भी सेडान को ही चुना। जल्द ही वांग चू की पोश रात में गायब हो गई। हालांकि वांग चू को युनकिंग्याओ का सही स्थान नहीं पता था, सौभाग्य से वांग चू के पास एक जादुई कंपास था। जब तक वह युनकिंग्याओ के रूप के बारे में सोचता, दिशा सूचक उसे जाने की दिशा बता सकता था। लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा में कम से कम 5 घंटे या उससे अधिक समय लगेगा। शाम के 7 बज चुके थे, इसलिए जब तक वह अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, तब तक शायद आधी रात हो चुकी होगी। हालांकि वांग चू के लिए इनमें से कोई भी समस्या नहीं थी, क्योंकि वह अब युनकिंग्याओ को देखने के लिए उत्सुक था। कार रात में लगातार सड़कों पर चलती रही और जादुई कंपास पर एक संदेश प्रकट हुआ, लक्ष्य स्थान की पुष्टि हो गई है। क्या आप सर्वोत्तम मार्ग की योजना बनाना चाहेंगे? हाँ, वांग चू ने तुरंत कहा। सर्वोत्तम मार्ग की योजना बनाने के लिए 5 आनंद बिंदुओं की आवश्यकता होती है। वांग चू ने मन ही मन कोसा, क्या यह व्यवस्था स्क्रूज है? लेकिन अब बचाने का समय नहीं था, इसका उपयोग करो। एक दिन के साथ वांग चू के दिमाग में एक पूरा मार्ग नक्शा दिखाई दिया। इष्टतम मार्ग नियोजन के बाद यात्रा 100 किलोमीटर कम हो जाएगी और अनुमानित समय 1 घंटे तक कम किया जा सकता है। वांग चू ने राहत की सांस ली। खुशी के ये 5 बिंदु वाकई सार्थक थे। अध्याय 68 रोड रेसिंग। यद्यपि इष्टतम मार्ग ने वांग चू को पहले ही लगभग 1 घंटा और 100 किलोमीटर से अधिक की बचत करा दी थी, फिर भी उन्हें 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तेजी से तय करनी थी, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। लंबी दूरी की ड्राइविंग में सबसे बड़ी चुनौती चालक की एकाग्रता है। किसी व्यक्ति के लिए लंबे समय तक अत्यधिक ध्यान केंद्रित रखना असंभव है, इससे ऊर्जा का क्षय बहुत अधिक होगा। हालांकि वांग चू को स्वाभाविक रूप से इनमें से कुछ भी पता नहीं था। अब उसके मन में केवल एक ही विचार था, जितनी जल्दी हो सके युनकिंग्याओ के पास पहुंचना। वांग चू ने राजमार्ग से बाहर निकलने और एक गैर राजमार्ग राष्ट्रीय सड़क में प्रवेश करने के लिए दिशा सूचक मार्ग का अनुसरण करने से पहले पूरे 1.5 घंटे तक राजमार्ग पर गाड़ी चलाई। इस समय रात के 9 बज चुके थे। सामान्यतः इस समय यूएयूए को बिस्तर के लिए तैयार होना चाहिए। वांग चू ने धीरे से आह भरी, उसे अभी भी आधी यात्रा तय करनी थी। देखता हूं, अगर मैं रोंगडेंग शहर से गुजरूं और फिर इस घुमावदार पहाड़ी सड़क से गुजरूं, तो मैं बहुत समय बचा सकता हूं। वांग चू ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ना जारी रखा। हालांकि वह पहले से ही थोड़ा थका हुआ था। इस समय घुमावदार पहाड़ी सड़क पर लोगों का समुद्र था और आवाजों की गगनभेदी गर्जना। क्योंकि आज 2 रेसिंग टीमें यहां क्यूशू रेसिंग ग्रैंड प्रिक्स में स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। केवल विजेता पक्ष ही राष्ट्रीय रेसिंग प्रतियोगिता में पूर्वी चीन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। प्रतियोगिता की पद्धति सरल थी, जो भी टीम 18 किलोमीटर के पर्वतीय ट्रैक को सबसे कम समय में पूरा कर लेगी, वह जीत जाएगी। सुको, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी टीम आप जैसे बेकार व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा के लिए भेजेगी, आपने वास्तव में मुझे निराश किया है। बुगाटी वेरॉन स्पोर्ट्स कार के सहारे झुका हुआ एक युवक टूथपिक चबाते हुए तिरस्कारपूर्वक बोला, यह पुरुषों का खेल है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे डरपोक इसे खेल सकें। सुको, एक सुंदर युवक, अपने दांत पीसते हुए वक्ता को घूरता रहा, चेन फैंग, इतना घमंडी मत बनो। मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम एक रेस भगवान हो? चेन फैंग ने धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे सबक सिखाओ।
मैं इंतजार करूंगा। ओह, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड काफी गीली है। सुकुओ गुस्से में था। चेन फैंग, क्या तुम बीमार हो? ऐसा कहकर सुकुओ आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन उसके आसपास के लोगों ने उसे रोक लिया। चेन फैंग ने अपने मुंह से टूथपिक थूक दिया। शांति एक ऐसा गुण है जो एक रेसर में होना चाहिए। आप अभी भी एक योग्य रेसर होने से बहुत दूर हैं। सुकुओ के आसपास के लोगों ने भी उसे समझाने की कोशिश की। दौड़ शुरू होने वाली है, क्या प्रतियोगिता में उसे पूरी तरह से हरा देना अधिक संतोषजनक नहीं होगा? सुकुओ ने चेन फैंग की ओर गुस्से से थूका। मैं तुम्हें बाद में कुचल दूंगा। मुझे आपका इंतजार रहेगा। जल्द ही दोनों के बीच दौड़ शुरू होने वाली थी। वे दोनों अपनी अपनी टीमों में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए कौन सी टीम आगे बढ़ेगी यह उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता था। रेडी चलो। जैसे ही बंदूक चली, दोनों कारें जागृत जानवरों की तरह दहाड़ती हुई आगे बढ़ीं और जल्दी ही रात में गायब हो गईं। पूरे पहाड़ी मार्ग पर प्रत्येक अवलोकन स्थल पर भारी भीड़ थी, तथा संपूर्ण कार्यक्रम का कमेंट्री के साथ सीधा प्रसारण किया गया। आज की रेस फ्लाइंग ड्रैगन टीम और फियर्स टाइगर टीम के बीच क्वालिफिकेशन मुकाबला है। फ्लाइंग ड्रैगन टीम का प्रतिनिधित्व रेसिंग जगत के उभरते सितारे सुकुओ कर रहे हैं। हालांकि वह लंबे समय से रेसिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही कई हैवीवेट रेसेस को हरा दिया है। फियर्स टाइगर टीम का प्रतिनिधित्व चेन फैंग कर रहे हैं, जिन्होंने लगातार 3 सिटी बैटल चैंपियनशिप जीती हैं। इस प्रतियोगिता में उनका एकमात्र लक्ष्य क्यूशू रेसिंग ग्रैंड प्रिक्स जीतना है। यह उनका पहला मुकाबला है। क्या नौसिखिया अपनी निडरता दिखाएगा, या भयंकर बाघ पहाड़ की तलहटी में ड्रैगन को मार गिराएगा? आइए इंतजार करें और देखें। लाइव प्रसारण कक्ष में 2 टिप्पणीकार उत्साहपूर्वक दौड़ का वर्णन कर रहे थे। हालांकि यह दौड़ बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ड्रैगन टीम और फियर्स टाइगर टीम के प्रशंसकों के लिए यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। आज जिस रेस ट्रैक का उपयोग किया जा रहा है, वह नवनिर्मित पहाड़ी सड़क है, जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। एक टिप्पणीकार ने कहा जाता है कि इस पहाड़ी सड़क में 9 मोड़ और 18 घुमाव हैं। सबसे खतरनाक हिस्सा मार्ग के बीच में 4 लगातार दक्षिण आकार के मोड़ हैं। सड़क की स्थिति से अपरिचित लोगों के साथ आसानी से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अब सुकुओ और चेन फैंग पहले मोड़ से गुजर चुके हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। उनकी ताकत बराबर है। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। हमें नहीं पता कि पहला कदम कौन उठाएगा, या वे अंत तक सस्पेंस बनाए रखेंगे। दोनों पक्षों के प्रशंसक स्क्रीन पर गौर से देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि उनकी समर्थित टीम अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देगी और जीत का दावा करेगी। लेकिन ठीक इसी समय मौके पर मौजूद जनरल कमांडर के कान में एक आवाज आई। यह बुरी बात है, जनरल कमांडर, एक कार ट्रैक पर घुस आई है। क्या हमें उसे रोकना होगा? जनरल कमांडर का चेहरा बदल गया। उन्होंने तो साफ तौर पर ट्रैक सील कर दिया था, तो कोई गाड़ी अंदर कैसे घुस सकती थी? तुरंत रोको। कौन है? संपर्क बनाए रखो। बहुत देर हो चुकी है, कार पहले ही निकल चुकी है। हिस, कितनी तेज कार है? जनरल कमांडर का सिर घूम रहा था। एक और कार तो रेस में घुस आई थी। लेकिन सुको और चेन फैंग 2 मिनट से ज्यादा पहले ही निकल चुके थे। बाद में आई कार से उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, है ना? जनरल कमांडर ने मन ही मन सोचा। लेकिन उन्होंने फिर भी निर्देश दिया, एक नई कार ट्रैक पर आ गई है, सभी को इसकी रिकॉर्डिंग करनी होगी और सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे। वांगचू को बड़ी उत्सुकता हुई। दिशासूचक पर दिए गए नक्शे के अनुसार उसने पाया कि आगे सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ थी। आधी रात को इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सौभाग्य से वहां बहुत से लोग थे। यदि वे केवल 2 या 3 होते, तो आधी रात को घुमावदार पहाड़ी सड़क पर दिखाई देने से निश्चित रूप से किसी को आधी मौत का डर सताता। क्या पहाड़ पर कुछ गतिविधि है? वांगचू ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे मुड़कर पहाड़ पर चढ़ गया। उसका समय बहुमूल्य था, वह उसे यहाँ बर्बाद नहीं कर सकता था। वाह! शक्तिशाली इंजन ने धीमी गर्जना की और पोश कार सभी की आंखों के सामने से गुजर गई। इससे पहले कि कोई यह स्पष्ट रूप से देख पाता कि यह किस प्रकार की कार है, वे केवल पोश की धुंधली आकृति ही देख पाए। हे भगवान, यह कार! मुझे लगता है कि यह चेन फैंग की कार से भी तेज है। क्या यह फ्लाइंग ड्रैगन टीम की कार है या भयंकर टाइगर टीम की कार है? यह बहुत भयंकर है। क्या तुमने देखा कि वह किस प्रकार की कार थी? नहीं, गति बहुत तेज थी। मुझे बस ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा का एक झोंका मेरी आंखों के पास से गुजर रहा हो। क्या आपको लगता है कि यह पार्टी में दुर्घटनाग्रस्त होने वाली कार हो सकती है? बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर ऐसा है, तो यह वाकई दिलचस्प होगा। रास्ते में वांगचू ने देखा कि सड़क के लगभग हर हिस्से में लोग थे, और कुछ ने तो समर्थन के संकेत भी लिए हुए थे। वह समझ गया, ऐसा लग रहा था कि वह किसी सार्वजनिक सड़क रेसिंग स्थल में प्रवेश कर गया है। अध्याय 69 अच्छे स्वाद वाला रेसर। एक अपरिचित वाहन पहले मोड़ में प्रवेश कर चुका है, गति 136।
एक अपरिचित वाहन दूसरे मोड़ पर प्रवेश कर गया है, गति 127। एक अपरिचित वाहन दूसरे खंड में प्रवेश कर गया है, औसत गति 137। मॉनिटर की आवाज सुनकर मुख्य कमांडर दंग रह गया। किसी अनजान सड़क पर मोड़ पर 136 की रफ्तार तक पहुंचना भला कैसे मुमकिन है? पूर्वी चीन का सबसे ताकतवर रेसर भी ऐसा नतीजा हासिल नहीं कर सकता। क्या आपके माप सही हैं? क्या कोई त्रुटि हो सकती है? मुख्य सेनापति अविश्वास से देख रहा था। यह असंभव है, हमारे सभी उपकरण कैलिब्रेटेड हैं और हमें सचमुच लगता है कि इसकी गति हमारे 2 रेसेस से भी अधिक है। मॉनिटर की आवाज सुनकर मुख्य कमांडर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये दोनों रेसर पहले से ही रोंगडेंग शहर में सबसे मजबूत थे, फिर भी कोई उनसे भी अधिक मजबूत था। वह कौन था? अगर वह क्यूशू रेसिंग प्रतियोगिता में रोंगडेंग शहर का प्रतिनिधित्व कर सके। यह सोचकर मुख्य कमांडर उत्साहित हो गया। उन्होंने तुरंत फिनिश लाइन पर खड़े लोगों को आदेश दिया, चाहे कुछ भी हो, आपको उस अपरिचित वाहन को रोकना ही होगा। इस बीच लाइव प्रसारण के दौरान कमेंटेटरों को यह भी पता चला कि एक अपरिचित वाहन ट्रैक पर आ गया था। एक टिप्पणीकार ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, रिपोर्टों के अनुसार एक अपरिचित वाहन वास्तव में ट्रैक में प्रवेश कर गया है और अविश्वसनीय गति से 2 रेस कारों को पकड़ रहा है। क्या नामुमकिन? ये दोनों रेसर हमारे रोंगडेंग शहर में सबसे ताकतवर हैं। एक और कमेंटेटर ने भी हैरानी जताते हुए कहा, चलो आगे से ताज़ा खबरें देखते हैं। ट्रैक पर आई यह अनजान गाड़ी पोर्श पैनामेरा का नवीनतम मॉडल है, जो एक बड़ी कार है। ट्रैक पर आने के बाद इसकी औसत गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। हे भगवान, यह तो नामुमकिन है। तुम्हें पता है, सुकुओ और चेनफैंग की औसत गति केवल 90 के आसपास है। और इस रहस्यमयी रेसर की औसत गति उनसे लगभग 50% ज्यादा है। बेशक सुकुओ और चेनफैंग की गति धीमी लगती है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कई मोड़ों वाला एक अपरिचित ट्रैक है और रात में दृश्यता बहुत अच्छी नहीं होती है। यही वजह है कि उनकी औसत गति कम है। लेकिन इसी तरह उस अपरिचित रेसर को भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका मतलब है इस रहस्यमय रेसर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ताकत है। जैसा कि कमेंटेटरों ने कहा, लाइव प्रसारण देख रहे सभी लोग हैरान रह गए। लगभग सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए और साथ ही उनके दिलों में एक सवाल उठा, आखिर यह व्यक्ति कौन था? क्या यह व्यक्ति पीछे से आकर आगे चल रहे 2 धावकों को पकड़ सकता है? अपनी वर्तमान गति के आधार पर वह संभवतः 3 मिनट से भी कम समय में सुको और चेनफैंग को पकड़ लेगा। बहुत से लोग अब इस पोर्शे के उन दोनों तक पहुंचने के बाद उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अभी न तो चेनफैंग और न ही सुको को पता था कि उनकी लड़ाई में एक बिन बुलाए मेहमान ने बाधा डाली थी। आगे लगातार 4 मोड़ हैं। सुको के कौशल से वह यहां अपनी गति जरूर 80 से नीचे कर देगा, वरना वह कार पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं रख पाएगा। चेनफैंग सुको की तकनीक को अच्छी तरह से समझता था। मोड़ कभी भी सुको की मजबूत विशेषता नहीं रही थी, और वह जिस चीज में सबसे अच्छा था वह था मोड़ों से तेजी से गुजरना। निश्चित रूप से जैसे ही उसने लगातार 4 मोड़ों में प्रवेश किया, सुको की गति कम हो गई, जबकि चेनफैंग ने एक्सीलेटर को पटक दिया, जिससे उसकी गति 90 तक बढ़ गई। हालांकि यह गति उसके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन सुको को पूरी तरह से निराश करने और उनके बीच के अंतर का एहसास कराने का यही एकमात्र तरीका था। वह न केवल जीतना चाहता था, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी की हिम्मत भी तोड़ना चाहता था। वास्तव में जैसे ही सुको की गति धीमी हुई, चेनफैंग की गति बढ़ गई और पहले की गर्दन से गर्दन की स्थिति अचानक टूट गई। सुको थोड़ा घबरा गया। चेनफैंग ने लगातार 4 मोड़ों पर इतनी तेजी से गाड़ी चलाने की हिम्मत कैसे की? क्या वो जीने से थक गया था? आगे बढ़ती जा रही कार की टेललाइट्स को देखते हुए सुको को भी एक्सीलेटर दबाने की इच्छा हुई, लेकिन फिर भी उसने हार मान ली, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यदि उसने खुद को पकड़ने के लिए मजबूर किया तो इसका केवल एक ही परिणाम होगा, कार दुर्घटना और मौत। धिक्कार है, उसने मुझे पकड़ लिया, सुको ने मन ही मन कोसा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल लगातार 4 चक्कर पार करने के बाद ही बल लगाने का इंतजार कर सकता था। लेकिन तभी सुको को अपने पीछे 2 चमकदार रोशनियां महसूस हुईं। सुको हक्का बक्का रह गया। पीछे से एक कार आ रही थी। ये कैसे संभव हुआ? क्या कोई दूसरा रेसर बीच में ही आ गया था? उन्हें सूचित क्यों नहीं किया गया? लेकिन अब इस बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि पीछे की लाइटें तेज होती जा रही थीं, जिससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि दूसरी कार की गति धीमी नहीं थी, बल्कि वह और करीब आ रही थी। सुको के दिल में क्रोध की लहर उमड़ पड़ी। क्या हर कोई उसके साथ एक कमजोर व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था? आगे निकलना चाहते हो? सपने देखो। सुको ने अपनी कार मोड़कर वांगचू का रास्ता रोक दिया। सुको के पीछे खड़े वांगचू ने भौहें चढ़ाईं। आगे वाली गाड़ी इतनी धीमी गति से चल रही है और फिर भी रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। वह क्या सोच रहा था? वांगचू ने 2 बार हॉर्न बजाया, लेकिन दूसरी कार ने हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया और वांगचू के चेहरे पर नाराजगी का भाव दिखाई दिया।
क्या ये रेसर है? इतना कमजोर हुनर, फिर भी सड़क पर कब्जा जमाए हुए है। वांग चू ने नाक भान सिकोड़ी। वह भी जल्दी में था और उसके पास आराम से गाड़ी चलाने का समय नहीं था। तो वांग चू ने एक्सीलेटर दबाया, पोश ने एक धीमी गर्जना की और फिर सुकुओ की कार के पीछे धक्का दिया। सुकुओ चौंका। क्या यह आदमी मौत से नहीं डरता? इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वांग चू ने पहले ही मोड़ का उपयोग करके सीधे अंदर से आगे निकल गया था। असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। उसकी गति इतनी तेज है कि वह बिना फिसले कैसे मोड़ ले सकता है। यह भौतिकी के नियमों के विरुद्ध है। सुकुओ ने अंदर से पोश को तेजी से गुजरते देखा, वह पूरी तरह से हैरान था। लेकिन बहुत जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि दूसरी कार ने अपने अंदरूनी टायरों को मजबूत करने के लिए सड़क के किनारे की खाई का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण वह मोड़ से इतनी तेजी से निकल गई। लेकिन क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? इस तरह का कौशल और अद्भुत विचार, यह सचमुच अविश्वसनीय है। सुकुओ ने टेललाइट्स को दूर गायब होते देखा, उसका पूरा शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। यदि वह ऐसे व्यक्ति के अधीन प्रशिक्षु बन पाता, तो वह निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध रेसर बन जाता। मुझे तुम्हारा लाइसेंस प्लेट नंबर याद आ गया है, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। सबसे आगे चेन फैंग तीसरा मोड़ पार कर चुका था। अपने रियरव्यू मिरर में उसे अब सुकुओ की परछाई दिखाई नहीं दे रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुकुओ जैसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीतना मुझे कोई उपलब्धि का एहसास नहीं देता, चेन फैंग ने हंसते हुए कहा। यह चैंपियनशिप निश्चित रूप से उसकी थी। जैसे ही वह आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था, उसके पीछे एक चमकदार हेडलाइट प्रकट हुई। सुकुओ इतनी जल्दी यहां आ गया, यह कैसे संभव है? अध्याय 70। मेरा नाम यांग वेई है। चेन फैंग को विश्वास हो या न हो, उसके पीछे की कारें अत्यंत तेज गति से दौड़ रही थीं। चेन फैंग ने अपने पीछे आ रही कारों की गति का अनुमान लगाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे पकड़ने के लिए सुकुओ की गति पहले ही 110 से अधिक हो गई थी। इस गति से वह निश्चित रूप से आगामी मोड़ नहीं ले पाएगा। यदि वह मोड़ पर बल प्रयोग करता है, तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और मर सकता है। चूंकि आप स्वयं मृत्यु की तलाश में हैं, इसलिए मैं विनम्र नहीं रहूंगा। चेन फैंग ने अपनी कार घुमाई, जिससे ओवरटेक का रास्ता साफ हो गया। वांग चू पहले तो थोड़ा परेशान था, सोच रहा था कि अगर प्रतिद्वंद्वी ने भी उसका रास्ता रोक लिया तो क्या करेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह काफी समझदार था। चूंकि प्रतिद्वंद्वी ने रास्ता बना लिया था, वांग चू ने बिना किसी हिचकिचाहट के चेन फैंग को पीछे छोड़ते हुए आगामी मोड़ पर एकदम सही बहाव को अंजाम दिया और फिर जल्दी से रात में गायब हो गया। इस बीच उसके पीछे चेन फैंग हक्का बक्का रह गया। प्रतिद्वंद्वी वास्तव में इतनी सफाई और आसानी से पास हो गया। नहीं, नहीं, यह सुकुओ की कार नहीं थी, तो यह किसकी कार थी? ऐसा कौशल किसके पास हो सकता है? उससे भी ज्यादा ताकतवर। यह नामुमकिन था, बिल्कुल नामुमकिन। चेन फैंग के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब वह चाहता था कि वह वांग चू को सामने वाली कार से बाहर खींच सके, लेकिन उस क्षण में ही वांग चू उसे पीछे छोड़ चुका था और वांग चू द्वारा सुकुओ और चेन फैंग को लगातार पछाड़ने से आसपास के दर्शक पहले ही दंग रह गए थे। यह ज्ञात होना चाहिए कि वांग चू दौड़ शुरू होने के 2 मिनट बाद दिखाई दिए, जिसका मतलब था कि दौड़ की आधी से भी कम दूरी में वांग चू ने वास्तव में इन शीर्ष ड्राइवरों पर 2 मिनट की बढ़त हासिल कर ली थी। इस खोज से फ्लाइंग ड्रैगन टीम और फियर्स टाइगर टीम दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। आसपास के रेसिंग प्रशंसक भी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि पोर्श में बैठा यह ड्राइवर कौन था। जल्द ही फिनिश लाइन प्रशंसकों से भर गई। जैसा कि सभी को उत्सुकता से इंतजार था, पोर्श का सिलहुट दिखाई दिया। वांग चू ने आगे बहुत सारे लोगों को देखा और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ा ली, लेकिन वह उनके बीच से गाड़ी नहीं चला सकता था, इसलिए वह केवल धीरे धीरे अपनी गति कम कर सकता था। नमस्ते, मैं किन बेई हूँ, इस रोड रेसिंग प्रतियोगिता की मुख्य कमांडर। क्या हम बात कर सकते हैं? जैसे ही कार रुकी, एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी पोर्श के सामने आ गया। वांग चू ने खिड़की नीचे की और कहा, माफ कीजिए, मुझे जल्दी है। क्या आप आगे खड़े लोगों से हट जाने के लिए कह सकते हैं? मुझे आगे जाना है। वांग चू के युवा और अपरिचित चेहरे को देखकर किनबेई की आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। वह खुद को रेसिंग सर्किट में एक पुराना खिलाड़ी मानते थे, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने वांग चू को देखा था, जिसका मतलब था कि वांग चू निश्चित रूप से रेसिंग की दुनिया में नए खिलाड़ी नहीं थे। क्या इसका मतलब यह था कि वांग चू को रोंगडिंग सिटी के रेसिंग सर्कल में लाया जा सकता है? इस विचार से किनबेई थोड़ा उत्साहित हो गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बहुत उत्साहित हैं। क्या आप कृपया कार से बाहर निकलकर हमसे बात कर सकते हैं? किनबेई ने पूछा। इस समय फ्लाइंग ड्रैगन टीम और भयंकर टाइगर टीम के प्रबंधक दौड़कर आए। नमस्ते, मैं फ्लाइंग ड्रैगन टीम का महाप्रबंधक हूं। यह मेरा व्यवसाय कार्ड है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमारी फ्लाइंग ड्रैगन टीम में शामिल होने में रुचि रखते हैं। हमारे लाभ निश्चित रूप से उद्योग में शीर्ष पायदान पर हैं। उसकी बकवास मत सुनो। हमारी भयंकर बाघ टीम के लाभ और ताकत फ्लाइंग ड्रैगन टीम की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हैं।
यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो यह निश्चित रूप से आपका सबसे बुद्धिमान निर्णय होगा। तुम ही बकवास कर रहे हो। फ्लाइंग ड्रैगन टीम के महाप्रबंधक क्रोधित हो गए। वांग चू ने उनकी बहस सुनी, उसका सिर घूम रहा था। मुझे माफ करना, मैं यहाँ का नहीं हूँ और बस यूं ही गुजर रहा हूँ। क्या आप कृपया रास्ता दे सकते हैं? मुझे बहुत ज़रूरी काम निपटाना है। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्या आप अपनी संपर्क जानकारी छोड़ सकते हैं? हम अच्छी बातचीत के लिए समय निकाल सकते हैं। किन बेई ने दबाव डाला। वांग चू ने हल्की सी आह भरी। वह जानता था कि अगर उसने इस मामले को निर्णायक रूप से हल नहीं किया तो वे उसे जाने नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन मैं बिजनेस कार्ड नहीं लाया। आप मेरा फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। ओह, वैसे मेरा नाम यांग वेई है। कल बात करते हैं। यह मानते हुए कि उन्होंने वांग चू का फ़ोन नंबर प्राप्त कर लिया है, किन बेई और दोनों टीमों के प्रबंधकों ने अंततः राहत की सांस ली। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था, वे कल निश्चित रूप से यांग वेई से संपर्क करेंगे और अपने प्रतिद्वंद्वियों को कोई मौका नहीं देंगे। जब वांग चू का वाहन फिर से रात में गायब हो गया तो चेन फैंग अंततः आ पहुंचा। जब उसे सब कुछ पता चला तो उसकी आंखों में नाराजगी झलक उठी। सागर नगर, यांग वेई। मैं तुम्हें याद रखूंगा। डॉट डॉट डॉट। आछू। सागर सिटी, यांग परिवार। यांग वेई को अचानक छींक आ गई। क्या कोई पीठ पीछे उसे गालियां दे रहा है? मैंने जो कहा वह तुमने साफ सुना या नहीं? इतने बेपरवाह होकर क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? यांग वेई के पिता यांग वेंसी अपने बेटे की उलझन भरी नजर देखकर क्रोधित हुए बिना नहीं रह सके। तुम्हारी शादी होने वाली है, अब तुम बच्चे नहीं रहे। यांग वेई ने सूखी हंसी में कहा, पिताजी, मैं सब कुछ जानता हूं जो आपने अभी कहा, लेकिन क्या यह वास्तव में आवश्यक है? आपका क्या मतलब है, क्या यह सचमुच आवश्यक है? यांग वेंसी ने निराशा भरे स्वर में कहा, वांग चू तुम्हारा दोस्त है। चूंकि वह चमत्कारिक रूप से इस बड़े खतरे से बच गया है, इसलिए तुम्हें कल उससे मिलना ही होगा। इस तरह हमारे यांग परिवार को लाल इतिहास का पुनरावलोकन कार्यक्रम में भाग लेने की और भी ज्यादा उम्मीद होगी। तुम्हें समझ आया या नहीं? यह समाचार सुनने के बाद कि वांग चू का सामना भेड़ियों के एक झुंड से हुआ और वह चमत्कारिक रूप से बच गया, यांग वेंसी के मन में एक विचार आया कि वह इस अवसर का उपयोग अपने बेटे को वांग चू के करीब लाने के लिए करना चाहता था। यह मूल रूप से समझ में आता था, लेकिन यांग वेंसी को यह नहीं पता था कि उसका बेटा और वांग चू दोस्त नहीं थे। यांग वेई के चेहरे पर थोड़ी सी असहजता दिखाई दी और वह धीरे से बुदबुदाया, कितनी अफसोस की बात है, वे भेड़िए वास्तव में बेकार थे। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? यांग वेंसी ने चिढ़कर कहा, तुम कल कुछ उपहार ले जाओ और इस अवसर का उपयोग तुम दोनों के बीच की दूरी को कम करने के लिए करो। यांग वेई ने दांत पीसते हुए यांग वेंसी को सच बताने का निश्चय किया, पिताजी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल हुआ ये है। इसके साथ ही यांग वेई ने यांग वेंसी को शुरू से अंत तक पूरी कहानी बता दी। यांग वेई की बात सुनने के बाद यांग वेंसी अवाक रह गई। तुम्हारा मतलब है, तुम और वांग चू दोस्त नहीं हो, बल्कि तुमने वांग चू की कॉलेज गर्लफ्रेंड को चुरा लिया है। आपने जिस प्रेमिका का उल्लेख किया है, क्या वह लिन कियाओयुन है? तो वांग चू न केवल हमारी मदद नहीं करेगा, बल्कि वह हमारे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। अपने बेटे को बार बार सिर हिलाते देख यांग वेंसी ने अचानक पास में पड़े पंख झाड़न को उठाया और यांग वेई पर फेंक दिया। तुम छोटे बदमाश, मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम वांग चू को शांत नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, तुम विद्रोही बच्चे। मैं यांग वेंसी तुम जैसे जानवर को कैसे जन्म दे सकती हूँ? भागो मत, मुझे तुम्हें पीट पीट कर मार डालने दो। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं, भले ही लिन कियाओयुन व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने आए, आपको हमारे प्रति वांग चू की दुश्मनी को खत्म करना होगा, समझे? यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे लिए एक और छोटा भाई पैदा कर दूंगा और तुम्हें मेरी विरासत का एक भी पैसा नहीं मिलेगा, समझे? यांग वेई दुखी दिख रहे थे। मुझे पता है, पिताजी, क्या आप कृपया मुझे मारना बंद कर सकते हैं? मेरी शादी होने वाली है, मैं वयस्क हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं लिन कियाओयुन के साथ तुम्हारे रिश्ते से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर मज़ा आया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना भूल गए तो अगला एपिसोड शुरू होते ही आपको पछतावा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए टेल हब।